बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और दिल से दुआ कि आप खैर खैरियत से होंगे और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और सर्दियों का मौसम, भाई ये तो मौसम ऐसा है कि लिटरली शाम इतनी जल्दी हो जाती है, शाम 5 बजे अंधेरा हो जाता है और आप जब खिड़की से बाहर देखते तो लिटरली थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी हो जाता है। सर्दियों में चूँकि सर्दी भी होती है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, तो आपको टाइम को मैनेज करना पड़ता है। बट अगेन बॉटम लाइन ये है कि अपनी फैमिली के साथ जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और अभी ये सर्दियों की छुट्टियां भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर फैमिली वेकेशंस के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं। और जब नॉर्दर्न एरियाज़ आप जाते हैं तो फिर आप पाकिस्तान, ख़वातीन और हज़रात, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान भी ऑल इंटरनेशनली भी जितने भी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वी ऑल बिलीव, और ये वाकई में इस्टेब्लिश बात है कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों में चले जाएँ, हमारे यहाँ पे दरिया भी हैं, सहरा भी हैं, पहाड़ भी हैं, ऐसे ऐसे नज़ारे हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड को लिटरली भूल जाएँ। अगर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने बंदा बैठे ना तो आप हैरान हो जाएँ कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं। सिर्फ मरी और भूरबन या नथिया गली या सवात ही नहीं है, बल्कि कितने ऐसे एरियाज़ हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में आते हैं। आप अगर जाएं, और कितना कुछ अब उधर काम हो चुका है कि टूरिज़्म की हवाले से जो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम माशाल्लाह कर रही है, जितने टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए। और आज चूँकि 11 दिसंबर है तो आज, एंड दिस इज़ समथिंग इवन न्यू फॉर मी एज़ वेल, और मैंने कहा देखो हम फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे वो भी हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बच्चों के आलमी दिन मनाते हैं, ख़वातीन के आलमी दिन मनाते हैं, पहाड़ों का भी आलमी दिन होता है। जी हाँ, इंटरनेशनल माउंटेन डे आज 11 दिसंबर है और पहाड़ों का आलमी दिन बनाया जा रहा है। और ये बड़े कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, आप लोग शायद हंसेंगे कि पहाड़ों के भी एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का ज़ामिन है ये तमाम जो अल्लाह ताला के बनाई हुई ये तोहफ़े हैं। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो मुझे ये कभी कभार लगता है कि हम लोग बड़ी फॉर ग्रांटेड इन तमाम नज़ारों को ले लेते हैं। जितने भी लोग हैं फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, हम तस्वीरें तो खिंचा लेंगे, हम इंजॉय नज़ारे कर लेते हैं, सीनरीज़, व्यूज़, सारा कुछ, सेल्फियाँ भी खींच लेंगे, हम स्नैपचैट पता नहीं क्या कुछ, अच्छी बात है, इंजॉय करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आप जब कहीं पे भी जाते हैं टूरिज़्म करने के लिए या अपनी फैमिली के साथ, तो सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बाशऊर शहरी होने की हैसियत से मुहज़्ज़ब माशरे की बात करते हैं हम, तो ये मेरी आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम जब पहाड़ों पे जाते हैं तो आपने उधर कूड़ा करकट नहीं फेंकना, कचरा नहीं फेंकना। जहाँ पे जगह बनी हुई है कचरा फेंकने की, आप वहाँ पे फेंकें। अगर आपको लगता है कि किसी ने फेंक दिया है तो ये मत समझें कि मैं क्यों उठाऊँ। आप लिटरली आप एक एफ़र्ट करें। मुझे याद है और मुझे इसमें कहने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि मैं कुछ साल, मेरे ख्याल में कुछ 10 साल पहले, कुछ नहीं काफ़ी 10 साल पहले मैं गई थी, एंड ये मेरा कसूर है, मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि खाया वही चिप्स के पैकेट में से आप चिप्स निकाल के खाते हो तो हम अक्सर ना निशाने बनाते हैं कि ये गया, चला गया तो चला गया गार्बेज में, वरना पड़ा रहा। अच्छा, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो नहीं, वो गार्बेज कैन में वो गया था, कूड़ा जो है उसके लिफाफे। थोड़ी देर गुजरी, जब मैं गाड़ी से मैं बैठ गई तो मैंने ऐसे ही मैंने देखा, मैंने कहा मैं देखूँ तो सही। तो एक छोटी बच्ची थी, वो अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। उस बच्ची ने उठा के, ऑल्दो उसका वो कूड़ा नहीं था, आसपास जो और भी 2-3 लिफाफे पड़े हुए थे, उसने वो लिफाफे और वो कूड़ा उठा के अपने हाथों से, ये 8 साल की मैं बच्ची की बात कर रही हूँ, उसने फेंका उस गार्बेज कैन में। और आप यकीन जाने मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं फ़ौरन गई उस बच्ची के पास, मैं उसके माँ बाप के पास गई, मैंने उस बच्ची को प्यार किया और मैंने माजरत की कि मैंने तो एक लिफाफा फेंका था, लेकिन और कितने ऐसे लोग थे। तो ख़वातीन हज़रात, खुदारा ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें। दूसरों के हिस्से की भी आप जिम्मेदारी अगर समझ जाएँ तो आप यकीन जाने यू कैन मेक एंड क्रिएट अ पॉजिटिव डिफरेंस। और प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को, हम जब दरिया की भी बात करते हैं, पहाड़ ना हो आप देखें तो क्या होगा ज़िंदगी में। अब पाकिस्तान वैसे भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और दरिया सारे आपके पहाड़ से आते हैं, सारा आपकी ज़रात का काम पानी से होता है, तो पहाड़ों, मौसम का सारा अमल दखल पहाड़ों की। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इस पर तो एक बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन लेक्चर्स देने की बात नहीं है। इसमें मैं और आप, हमने मिल के कम्युनिटी के तौर पे एक होके इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा जी, सो ये तो हो गया।
साथ ही साथ पोस्टल एड्रेस आपको बताती चलूँ, 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें ख़त लिख सकते हैं। येस, ख़तों का भी एक खतूत का भी एक सिलसिला होगा इंशाल्लाह ताला। आप जैसे जैसे पेंटिंग्स बनाएं, ड्राइंग्स बनाएं, कोई ऐसा आर्ट है आप में, तो आप ज़रूर लेटर्स के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम की डिटेल्स हमने दे दी हैं और शेफ़ महविश हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्या बिल्कुल ठीक। सीन क्या है आज, ये बताएं। आज बस सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों के अकॉर्डिंग मैंने डिशेस को सिलेक्ट किया है। इसमें मैं बना रही हूँ मलाई बोटी हांडी है और उसी के साथ साथ बना रही हूँ पाइनएप्पल डिज़र्ट है और जो सबसे स्पेशल है वो है बादाम टी। उई, बादाम टी? कहीं ये तो नहीं है कि सादी चाय बन रही है उसके ऊपर बादाम छिड़क दी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अच्छा। सब कुछ इसमें ब्लेंड होगा और उसके बाद इसको पकाया जाएगा और फिर स्टेन करके इसको सर्व किया जाएगा। बेस्ट हो गया। तो आपने ये मुझे जो है ना थोड़ी देर में कोई अगले कोई 5-10 सेकंड में अगर मिल जाए तो बेस्ट हो जाए। ज़रूर ज़रूर। और महविश की खासियत है, खैर हमारी तमाम जो शेफ्स आते हैं वो बहुत स्पेशलिस्ट, लेकिन महविश फ़ौरन करके बना देती हैं। Thank you। तो फिर हो जाए काम, आप शुरू जी, करें बिल्कुल। और फिर इंशाल्लाह ताला आपको भी साथ लूप मिलेंगे। ख़वातीनो से जो जब एक मर्द और औरत की, लड़का लड़की की शादी होती है तो एक ज़िंदगी की नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। फिर उसके बाद जब औलाद होती है तो एक ज़िंदगी का एक नया फेज़ है, उसका आगाज़ होता है। मर्द जब एक बाप बनता है तो मैं समझती हूँ उसमें और ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाता है। लेकिन जब एक लड़की, एक औरत माँ बनती है तो माँ के तो कदमों तले जन्नत है। माँ का एक ऐसा खूबसूरत और एक ऐसा मुनफरिद और अनोखा रिश्ता है कि इस रिश्ते का इस दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, नेमुल बदल नहीं हो सकता। माँ वो है कि जो अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करती है। माँ बेटी की जब बात करते हैं, औलाद तो एक बराबर होती है, लेकिन माँ बेटी कम और दोस्तें और सहेलियां ज़्यादा बन जाती हैं एक उम्र के बाद आके। और इस रिश्ते का एहसास मुझे तब हुआ कि जब मेरी खुद बेटी अनूशे पैदा हुई। एंड आई रियलाइज़ कि ज़िंदगी में तो दुआएं भी देनी होती हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग दुआएं देते थे एक उम्र में आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब आपकी अपनी औलाद होती है पैदा, उसके बाद आपको दुआ देने का और दुआ लेने का जो हुनर है वो समझ आता है कि ये भी एक आर्ट है। और ये ज़िंदगी में हो दुआएं तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं और बरकतें आती हैं। मेरी जो पहले सेगमेंट में हमारी जो वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं सादिया, हमने ये सोचा कि सादिया जो इतनी हंसती मुस्कुराती हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनकी बेटी को भी बुलाया जाए। सो आज हमने सोचा कि माँ बेटी का जो ये खूबसूरत सा रिश्ता है, इस हवाले से हम बात करें। और साथ ही साथ अमन की जब हम बात करते हैं, सादिया की जो बेटी अमन अरशद हैं, शी इज़ अ स्पेशलाइज्ड बेकर और अपना सेटअप उन्होंने खोला हुआ है। और क्या कमाल सेटअप है भाई। मैंने तो कहा सबसे पहले तो भाई मेरा केक बनाओ ना, इसलिए क्योंकि ये एक आर्ट है और मैं समझती हूँ कि ये हर कोई जो है नहीं कर सकता। तो हम वेलकम करेंगे सादिया अरशद को और अमन अरशद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अमन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं पहले मिल चुकी हूँ तो मैं दूर दूर से दुआएं, जीते रहो, खुश रहो, बहुत सारी अल्लाह कामयाबियां दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, पहले तो जरा क्लोजअप्स दिखाइएगा। अमन ने जो ये ट्रे सेटअप की हुई, अमन व्हाट डू यू कॉल इट, इसको हम क्या कहते हैं? वी कैन कॉल इट डिजर्ट प्लेटर। ठीक है। इसके अंदर यू हैव लोटस केक, लोटस कपकेक्स एंड अ वेरी नाइस स्पेशल बनाना ब्रेड विद वॉलनट्स। बिल्कुल सही। और ये इतने अमेजिंग, आई मीन इट लुक्स डिलीशियस। लेकिन आप ख़वातीनो ज़ात ये प्रेजेंटेशन देखें और इससे अंदाज़ा लगा लें इस बच्ची में कितना सलीका है। भाई सादिया आप में है, इसका मतलब है आप, क्योंकि कहते हैं कि बेटी तो माँ की परछाई होती है। एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है। लेकिन मैं भी आज कल जब ये बना रही थी चीज़ें तो आई वाज टॉकिंग टू माय पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से गई थी। मैंने कहा जी मुझे लगता है मुझे सदियाँ हो गई है मैं शायद किचन में नहीं घुसी। और एक वक्त ऐसा था कि मैं किचन से निकलती नहीं थी कि मेरे ख़ास तौर पे हाँ। अब्बू को तो मेरे हाथ का खाना अच्छा इतना पसंद होता था कि वो हर फ्राइडे सैटरडे को ये होता था कि भाई तुमने आज ये बनाना है, तुमने आज ये बनाना है। और मैं हर मेरी जो स्पेशलिटी थी वो खाना बनाने में बहुत वेरी ज़्यादा गुड। थी। और बेकिंग मेरा डिपार्टमेंट कभी भी नहीं। बेकिंग बहुत मुश्किल है भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। भाई अमन थोड़ा सा कोई ऊंच नीच हो जाए तो एक बंदा बार ओवन के अंदर चला गया आप कुछ नहीं कर फिर सकते। कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से फिर ऑर्डर्स क्लाइंट्स के। अमन मुझे ये बताओ कि फिर आपने ये कैसे, पहले तो बताएं कि अम्मा के साथ आपका रिश्ता कैसा है, पहले हम उसको बात करेंगे उस पर। जैसे आपने कहा कि माँ बेटी से ज़्यादा फ्रेंडशिप, बहुत ज़्यादा दोस्ती है मामा के साथ। तो
लगती भी हम बहनें ही हैं तो ऐसा ही है। आपकी फ्रेंड्स क्या कहती हैं? माई फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, एवरीवन कि शी लुक्स लाइक योर सिस्टर, और मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ कि ऐसा हाँ, ही है। लगती है। अच्छा अमन, एक एज होती है कि जब आपको लगता है कि आपको माँ बाप जब डांटते हैं, माँ खास तौर पे जब आपको डांटे तो औलाद कहती है कि ये क्यों मुझे इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, फ्रेंड्स के नहीं जाना, फलां जगह पे नहीं जाना। तो वो कहती हैं, बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि यार ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियाँ लग रही हैं। तो आप पे भी वो पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस लगी, और अब आप क्या सोचते हो कि क्या वो ठीक थी या आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट रही हैं? नहीं, रिस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली होती हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं, लेकिन आई थिंक इट्स फॉर माई ओन बेनिफिट। आपके अपने बेनिफिट के लिए होता है। एक एज के बाद समझ आती है कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो जो स्ट्रिक्टनेस थी, हाँ। वो अब आपको क्या बेनिफिट देती है ना? बिल्कुल। और वो पहले आपको लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है? पहले जाहिर सी बात है, लगता है कि बहुत स्ट्रिक्टनेस हो रही है, मगर आज सम एज, आज किसी ज़िंदगी के पॉइंट में समझ आती कि नहीं बिल्कुल सही बिल्कुल था। सही, एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा मैं समझती हूँ मेरे प्रिंसिपल्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं ना, मैंने कभी ज़िंदगी में, मुझे शायद मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है, तो मैं हर लीनियंट भी हूँ। मैं बहुत, मेरे अब्बा तो बड़े भाई स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मैं लीनियंट भी हूँ। मेरी दोस्ती ज़्यादा है, मुझे भी शायद ऐसे ही ट्रेन किया गया है। मैं ये कहती हूँ कि भाई ये टाइम और ये चीज़ है। इवन के मैंने जो एक होता है ना, बच्चों को लोग बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं कि भाई जाओ ये भी ले लो, वो भी ले लो, मैंने तो उसमें भी बजटिंग रखी। बहुत अच्छा किया, ये देखें ना कितनी अच्छी मैं बात है। उसमें भी बजट से बाहर चीज़ नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी ये एक शॉपिंग बजट है, ये आपका ईद पे ये आपका बजट है, इवन बर्थडे गिफ्ट्स पे। बिल्कुल, एक पॉकेट मनी होती Pocket है, money प्यार है। मोहब्बत अपनी जगह अपनी बेटा, जगह। लेकिन ये है कि जी लेकिन एक उससे ये होता है कि आपको सलीका आ जाता है। कल को अगर बेटा भी है तो उसने कल को अपनी ज़िंदगी में आगे जाके काम करना है, ऊंच नीच आती है ज़िंदगी में, बेटी है उसके लिए भी ऐसा होता है। मेरे ख्याल में ये प्रिंसिपल्स होते हैं। बिल्कुल सही। और वो लगते हैं बच्चों को एक उम्र में रिस्ट्रिक्शंस है, जो कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो उनकी बेहतरी के लिए होते हैं, जो आपको उम्र के एक हिस्से में जाके समझ आती है। सादिया, जिंदगी कितनी बदली जब आप माँ बनी? उफ, टोटल बदल गई, टोटल। Because when she born I was young, हाँ, too ऐसा ही young है। by myself। तो वो एकदम से मुझे तो समझ ही नहीं आती थी मैंने करना क्या है। तो मुझे कई दफ़ा लगता था कि अम्मी ये कर दें, अम्मी वो कर दें। खैर शुरू में काफ़ी उन्होंने भी हेल्प की, लेकिन माशाल्लाह आई थिंक बाय द टाइम मुझे, क्योंकि जब जिस वक्त ये पैदा हुई थी उस वक्त मैं खुद भी MBA कर रही थी। ऐसा ही है, आप मैं खुद भी पढ़ रही पढ़ते थी। हुए हुई है शादी। और वो इसको अपने साथ कॉलेज लेकर जाना, ये मेरे साथ जा रही है, मेरे सारे क्लास फेलोज भी, लाइक एवरीबडी वाज सो कोऑपरेटिव इन माय लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। ये मेरी बच्ची वैसे भी मुझे लगता है मेरे लिए ब्लेसिंग है, ऐसा ही है ना। हाँ, माशाल्लाह। आपका एक बेटा भी है मेरा एक माशाल्लाह, बेटा भी सो है। अल्लाह ताला ने रहमतों से और नेमतों से आमीन, नवाजा है माशाल्लाह आमीन। माशाल्लाह। तो मैं समझती हूँ आई एम ब्लेस्ड इन एवरी वे माशाल्लाह। और फिर इतने बड़ी छोटी उम्र में जिस तरह ये ना, शुरू से बड़ी आर्टिस्टिक माइंड थी। कोई इसने लेटर भी लिखना है ना अगर मुझे, या कोई कार्ड भी बना के देना, तो इसने कभी बाहर से कार्ड नहीं खरीदा था। अच्छा व्हेन शी वाज टू यंग, ये खुद बनाती थी। अच्छा। और बेस्ट बात ये कि सच बोलती है ये बच्ची। अभी मैं मेकअप रूम में से पूछ रही थी ये वाला जोड़ा पहनूं कि ये वाला जोड़ा पहनूं। सादिया ने कहा नहीं हाँ वो जो पहना हुआ है वो ठीक है। मैंने कहा नहीं मुझे शक पड़ा है, ये वाला जो मैंने पहना है ठीक नहीं है इस। और मैंने कहा अच्छा ये डिसाइड करेगी, एंड स्पॉट ऑन शी सेड। एंड और अच्छा, एक होता है आप सच ब्लंटली बोलें, एक होता है कि आप तहजीब के दायरे में रह के इतने प्यार से सच भी बोल दें और वो अगले को उस तरह। तो इन्होंने जब कहा तो फिर देन आई चेंज्ड माय ड्रेस एंड आई सेड कि नहीं मैंने आज ये वाला आउटफिट पहनना है अमन के कहने पे। अच्छा अमन, मुझे आप ये बताएं कि बेकिंग की अगर हम बात करते हैं तो नॉट एवरीवन कैन बी अ बेकर। व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड बेकर? आई थिंक इट टेक्स कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी स्किल के लिए, नॉट इवन फॉर बेकिंग, कुछ भी आपने करना, यू नीड पैशन एंड यू नीड कॉन्फिडेंस इन लाइफ। ये केक आपने रात से बना रही हैं, ये कितने पाउंड्स का है केक? ये है 2 पाउंड्स का। 2 पाउंड्स का। तो ये कितनी देर में ये वाला केक बनता है? ये बन जाता है इन लाइक 3 to 4 आवर्स लगते हैं। 2 पाउंड का केक और मेहनत बहुत, मेहनत 3 से 4 घंटे और कंसंट्रेशन। ये जो ऊपर डिजाइनिंग है, हम सादा अल्फाज में कहें ये गोल्डन वाली, ये कैसे आपने की? ये तो सारी लाइंस करना, कहीं लेफ्ट राइट ना हो जाए, ये सारा कितना टाइम लेता है?
ये बहुत टाइम है लेता ना? है, बेकिंग इटसेल्फ तो टाइम लेता है, ये जो उसके बाद डेकोर और सारा कुछ होता है और इसकी कंसंट्रेशन और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत एफर्ट तो फिर है। कैसे कंसंट्रेशन, यानी किचन में तो किसी को आने नहीं देती होगी नहीं, उसके बाद जब मैंने डेकोरेट करना होता है तो म्यूज़िक लगाती हूँ हाँ। और साथ डेकोरेट करना शुरू हो जाती हूँ, एक पूरा इन्वायरमेंट अच्छा सा क्रिएट करके। ये तो बेस्ट हो गया। आपका स्टार क्या है ये बताएं? लिब्रा। लिब्रास तो क्रिएटिव होते हैं, वेरी क्रिएटिव, बेस्ट हो गया भाई। वेरी क्रिएटिव। और लिब्रा का एक जो एक होता है ना कि दे नीड देयर ओन सराउंडिंग, हाँ, उनको एक अपना वो एक माहौल जिसको आप कहते और हैं वो बना भी लेते हैं, मैंने देखा है लिब्रास बना भी लेते हैं। किसी भी जगह पे इनको छोटी स्पेस मिल जाए, बड़ी स्पेस मिल जाए। और जो मैंने हर अमन के अंदर भी एक चीज़ देखी है कि इसको परफेक्शन चाहिए। ऐसा जब ही। तक इसको फॉर एग्जांपल अगर गॉड फॉरबिड इसकी कोई चीज़ ख़राब हो गई है, लोग अक्सर कहते हैं ना यार नीटर खाओ बस हाँ। ठीक कर दे दो। शी सेड नो वे, नो कॉम्प्रोमाइज़। और खैर ये तो मैंने भी इसको हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि नेवर गिव अप, नहीं, बिल्कुल ऐसा गिव ही। अप नहीं करना। और ये वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह ये गिव अप नहीं करती। नहीं करती, प्रोफेशनलिज्म इसमें है माशाल्लाह से, और अनडाउटेडली। अच्छा, हम अब लिब्रा की बात करें तो फिर जो बाकी 11 सितारे हैं उनके भी थोड़े हालात अगर बता दें, क्वालिटीज़ की बात करें। आपका डिपार्टमेंट है भाई, मैं तो इसलिए इसमें खामोश रहती हूँ, आपकी अम्मा के आगे नहीं मैं बोलती हूँ, मसला ये है ना आप सारा। बहुत अच्छी है, बहुत ऐसी प्यार बात ही करती नहीं हैं, है। थैंक यू सो मच। अच्छा, थोड़ा सा हम इस वीक के हवाले से बात कर लेते हैं ताकि जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एज ए ऑलवेज सेट कि ये गाइडलाइन होती है, इसको गाइडलाइन की तरह ही लिया करें क्योंकि हम एक वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से बात कर रहे थे। तो एरीज आप लोगों के लिए अ गुड स्टार्टअप, क्योंकि कुछ मैंने जब ये पिछली दफ़ा सूरज ग्रहण के हवाले से कुछ आप लोगों को ऐसी इंडिकेशंस दी थी, सो उस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे। लेकिन है। कुछ डेटे मैं आपको आगे बता दूँ, 14th और 15th कुछ ऐसी डेट्स होंगी जहाँ पे आप लोगों ने अपने टेम्परामेंट्स को, अपने गुस्से को स्टिल बहुत काबू में रखना है। सन की ट्रांजिट होनी है, मैं पहले से इसलिए अवेयर कर रही हूँ कि गुस्सा, जज्बातीपन बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये ना सिर्फ एरीज वालों के, शुरू से बता रही एरीज टू पाइसेस सबके लिए। अच्छा, सबके लिए, सबके 12 लिए। के 12 सितारे, 12 के 12 ठीक है। सितारों के लिए है। सो थोड़ा सा आप लोगों ने केयरफुल रहना है इन सो मैनी वेज, टेम्परामेंट्स को कंट्रोल करना है क्योंकि ये वक्त वो वक्त है जहाँ पे बड़े से लोगों के होता है ना, राज बाहर आते, चीज़ें ओपन अप होती हैं, सो मैनी थिंग्स। और अभी सूरज ग्रहण जो भी गुजरा है, फिर से दोबारा रिपीट करिए, उसके असरात अभी भी आप लोग देख रहे हो, कहीं आग लग जाना, ये चीज़ें जो कुछ वाकयात आप अपने इर्द गिर्द देख ही रहे होंगे। एनी हाउ जी, 10th हाउस स्ट्रॉन्ग, यानी कि वर्क रिलेटेड सो मैनी ऑप्शंस। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों की चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ की हो सकती हैं। लास्ट वीक से सेम कंटिन्यूटी है, ठीक सो है। गुड टाइम एज वेल। और थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन जो लोग शादी करना चाहते हैं, एंगेज्ड होना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम। सेकेंड ज़ोडिक साइन टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए नो डाउट बेटरमेंट है, हेल्थ में बहुत बेहतरी आएगी, अगर कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहे हैं उसमें भी बेहतरी आएगी। गुड अपॉर्चुनिटीज़ काम में, जो लोग जॉब्स करे हैं या अपना बिजनेस है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई पार्टनरशिप्स, इस तरह की चीज़ें बेहतरीन हैं। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है जी जेमिनाइज। जेमिनाइज आप लोगों के लिए एक अजीब से मामलात सामने आ सकते हैं, वो लोग सामने आ सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि यार ये हमारे साथ कोई दगा, कोई धोखा, कोई इस टाइप की चीज़, और किसी चीज़ के खो जाने का अंदेशा। ध्यान रखिए मुलाजमीन में, यानी कि आपका इवन स्टाफ तक चेंज हो सकता है, जो कि मैंने शायद लास्ट वीक में भी कहा, इसकी सेम कंटिन्यूटी है। और यहाँ पे आप ना फुर्तियाँ नहीं इंसान दिखाता है कि आप सारी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, जो चीज़ें आपने लोगों पे भी छोड़ी हुई थी आप अपने हाथ में लेंगे। गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप, कई लोगों का कम बैक भी हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं कैंसेरियंस। कैंसेरियंस एक्सीलेंट टाइम फॉर जो शादी के लिए, या अपने पुराने रिश्ते जो ख़राब हुए होते हैं, ज़रा गड़बड़ चली हुई होती है, वहाँ पे भी बेहतरी के चांसेस है, बल्कि इनफैक्ट बहुत अच्छे चांसेस, रिकनसाइलेशंस हो सकती हैं या टोटली रिश्ते खुदा न खास्ता ख़त्म, जिसके लिए मैं अक्सर कहती हूँ गो फॉर कंपैटिबिलिटीज़। इस वक्त में थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। फिर आ जाते हैं जी आप लोगों के लिए लियोज़। लियोज़ अच्छा टाइम है, बेहतर टाइम है, लेकिन सेहत का हद से ज़्यादा ख्याल रखें। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, या किसी भी किस्म की, जिस तरह ये एक टेक्निकल एजुकेशन ही है, कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हो,
फोर्सफुली ध्यान दे के आप आगे की तरफ जाएंगे तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बाबा लगेगा मुझे कोई रुकावट मिल रही है, मेरे पे फलां चीज़ कर दिया, या जो भी एक वहम भाम जिसको मैं कहती हूँ, उस तरफ ध्यान जा सकता है। अपने पर तवज्जो दे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर आ जाते हैं वर्गोज आप लोगों के लिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अच्छा टाइम है, नई शुरुआत है बहुत सी चीज़ों की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को देख लीजिएगा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स, पुराने लोग, पुरानी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन जाएंगी। ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ ही नहीं आएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो कहते हैं ना घन चक्कर में जब इंसान फंस जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। ऐसे लोगों से होशियार रहें, ऐसी चीज़ों से केयरफुल रहें। और ज़्यादातर आप लोगों के लिए ये ऐसा वक्त है जहाँ पे बहन भाइयों के साथ मिलके कोई नया कारोबार, कोई नई चीज़ हो सकती है, या वरासती मामलात में जायदाद वगैरह इस टाइप की चीज़ों में डिवीजन्स आ सकती हैं। 6 ज़ोडिक साइंस आर डन। 6 को थोड़ा सा गैप के बाद कर सही गैप लेती है ना ये, तो इनको हिम्मत दो। वैसे हैं इनको थोड़ी सी ज़रा जो है अम्मा को थोड़ा बता रही होती हूँ साथ साथ के, नहीं अमन? नहीं, उनसे बल्कि मैं एडवाइस ले रही होती हूँ हर चीज़ में। शी इज़ अ ग्रेट एडवाइजर। अच्छा, तो मैं उनसे एंड यू लिसन टू हर? I listen to her. Apart from that she is I'm a good listener. you're a very good, yes, hats off to you भाई। she's a very बड़ी कंपोज्ड और तहम्मुल मिजाज है, वरना अदरवाइज आपकी एज ग्रुप की सारी बच्चियां नहीं, कम बच्चियां ऐसी देखी हैं जो ज़्यादा कंपोज्ड होती हैं। मेरे ख्याल में इसलिए भी क्योंकि आपकी मदर भी यंग, सादिया की यंग एज में शादी हुई, जिस तरह कहा ना कि शी वाज अ स्टूडेंट व्हेन यू वर बोर्न, तो वो साथ साथ फिर एज गैप कम हो ना तो कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, इसलिए आई थिंक ज़्यादा है मामा से, बिल्कुल दोस्तों की तरह है ना, दोस्तों की तरह आप शेयर करते हो। और मेरे ख्याल में अगर माँ दोस्त हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, फिर आपको बाहर दोस्तों से कथारसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे होता है, जो बात करनी होती है वो आप जिस चीज़ से गुजर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इज़न्ट इट बेटर कि घर में रहे, माँ तक रहे रादर देन बाहर। कितनी प्यारी बच्ची, ये बच्ची बहुत प्यारी बातें कर रही है, देखें। और ये हम सबको भी सीखना चाहिए इससे, और मुझे लगता है सीखने की कोई एज नहीं है, हर उम्र में आप सीख सकते हैं। यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मुझे लगता है ज़िंदगी में ओनरशिप अपनी गलतियों की ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है, और उनसे सीखें। आप कहें कि हाँ मैं ये गलती करता था या करती थी, मैंने उसको ओवरकम किया है, ये बड़ाई है कि आप एक्नॉलेज करें कि एक गलती होती थी मेरे में, या मेरी ये बैड हैबिट्स थी और मैंने उसको ओवरकम किया। ये अचीवमेंट ज़िंदगी की बहुत बड़ी होती है। अच्छा जी, बाकी 6 सितारे ठीक हो गया गैप? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद लिब्रास की तरफ आते हैं। लिब्रास आप लोगों के लिए अ गुड साइन, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली अ गुड स्टार्टअप फॉर दोज जो कि काम नया करना चाह रहे हैं, या आप लोग के कोई कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, या अपनी चीज़ों को ओन करना शुरू कर देंगे, अपने काम को ओन करना शुरू कर देंगे, दूसरों पे डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, थिंग्स विल बी स्टार्टअप, या काम में कह लीजिए। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं नए रिश्ते की बात करती हूँ, वो चाहे काम हो, चाहे आप मैरिज के लिए जाना, चाहे शादी हो, कुछ भी हो, बट इट्स अ न्यू स्टार्टअप। और पुरानी कई चीज़ें आपकी यहाँ पे वाइंड अप होंगी। यहाँ पे आप कुछ अरसे से सुन रहे होंगे, मैं काफ़ी अरसे से कह रही हूँ कि पुरानी चीज़ों के ख़त्म होने का वक्त है, तो इसको वाइजली लेकर चलिए। एक दफ़ा हमें महसूस होता है कि यार चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो कैसे, क्या होगा, किस तरह होगा। कभी कभी अल्लाह ताला आपको वक्त के साथ साथ बता देता है, समझा देता है कि ये जो नई चीज़ आ रही है इसी में कोई बेहतरी है, दनाई है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए बहुत, वो कहते हैं ना, ये फायरी टाइप एक वक्त चल रहा है। जो गुस्से से आप चीज़ करेंगे आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। सो चूज थिंग वाइजली। इस वक्त में मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी, गो विद द फ्लो। कोई नया स्टेप, कोई नई चीज़ को करने की अभी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी रिलेशंस में आपको प्रॉब्लम्स, चीज़ें, आप इश्यूज़ को बहुत से लोग शायद फेस कर रहे हों, सो इट्स बेटर नॉट टू डू एनीथिंग फर्दर। ये मेरा सजेशन भी है इनको। साथ साथ बाकी आ जाते हैं सजिटेरियस आप लोगों के लिए। नो डाउट अच्छा टाइम है, लेकिन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में पुराने, क्योंकि आपके जो रिलेशंस ख़त्म हुए होते हैं, समटाइम्स होता है नॉक वाली सिचुएशन के भाई मैं आ जाऊँ, वो वाली चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बहुत आएंगी। अब इनकी चॉइस है किसको कितनी गुंजाइश देते हैं, नहीं देते हैं। प्लस जो लोग जिनका ट्रैवल बाहर की तरफ रहता है, ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन है, व्हाट्सएवर जो भी है, ये वक्त इनको फ़ायदा देगा। और पेपर वर्क में, इन सब चीज़ों में थोड़ी सी तवज्जो दें तो इनके लिए ये अच्छे चांसेस बन सकते हैं। और जिनका काम ही होता है ना एज अ स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, जो इस टाइप, या राइटिंग स्किल से, जिस तरह राइटर्स होते हैं, क्रिएटिव,
उनके लिए बड़ा अच्छा बेहतरीन टाइम है और बड़े अरसे के बाद इनके लिए चीज़ें पैटर्न खुलेंगे, तो इट्स अ गुड टाइम। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अपने ऊपर तवज्जो देना, अपनी लाइफ पे, अपने बच्चों पे, अपने घर पे, पहली चीज़। जिनकी तो ऐसी लाइफ है, जो लोग सिंगल है उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर शादी वगैरह के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहते हैं, किसी नए काम में या किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में, या यूँ भी हो सकता है जिस तरह किसी कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट होना, या बिल्कुल नया कोई काम आ जाना, बिल्कुल कोई नई चीज़ आ जाना। और कुछ इसी वीक में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई ट्रैवल आ जाए, या ट्रैवलिंग से ले लॉन्ग डिस्टेंस जिनके रिलेशनशिप होते हैं उसमें कोई बेहतरी के आसार पैदा होंगे। फिर आ जाते हैं जी एक्वेरियस। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए, मैं तो बार बार कह रही हूँ, ये है जब से नवंबर कुछ मिड स्टार्ट हुआ था, बड़ा अच्छा टाइम आया। इन्होंने बेचारों ने काफ़ी ज़्यादा एक बैड पैच देखा है। सो इट्स अ गुड टाइम। वाइजली चलिए। एक्सपेंडिचर इस वीक में एक हद से ज़्यादा हो सकता है। कोई नई चीज़ ले लेना, ऐसे कोई जैसा समटाइम्स वी जस्ट चेंज अवर सेल फोन, कोई नई चीज़ जो कि आउट ऑफ बजट आपको लेकर जा सकता है, उस चीज़ का ख्याल रखिए। फाइनली किसी चीज़ से बाहर भी निकलेंगे। वो कहते हैं ना, सोए हुए ख्वाब से बाहर निकले, जो उनको इतनी देर से समझ ही नहीं आई थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो हेल्थ इशू भी हो सकता है, इनका अपना हो सकता है, घर में किसी का हो सकता है, किसी बच्चे के हवाले से हो सकता है। एनी हाउ किसी चीज़ से ये बाहर निकलेंगे, बट स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, बट ये चीज़ों से बाहर ज़रूर निकलेंगे। फाइनली आ जाते हैं जी पाइसेस। पाइसेस इनको मैं वैसे ही कहूँगी, इंशाल्लाह ताला मैं वैसे भी कहूँगी कि हम 1 जनवरी को, जो कि इंशाल्लाह सैटरडे बनेगा, ऐसा ही है। हम 2022 के हवाले से एक पूरा दे पूरी देंगे, एक प्रेडिक्शन इंशाल्लाह ताला करेंगे। अभी पाइसेस के लिए कहूँगी कि इट्स अ गुड टाइम, और ये स्टार्टअप है अभी बहुत सी चीज़ों का, क्योंकि पाइसेस के लिए कोई ट्रैवल आ जाना, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम होना, और इनका इस वक्त जो सबसे अच्छा जो मैं समझती हूँ इनके लिए चीज़ जा रही है ना, पीपल हु आर अगेंस्ट देम, या जो इनके अगेंस्ट होते हैं, अगर कोई लिटिगेशन, अदालती मामला चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वहाँ पे इनको सक्सेस मिलेगी। इनकी चीज़ें अब बाहर की तरफ निकलना शुरू होगी। अगर कोई लिटिगेशन या कोई अदालती मामला उसको परस्यू करें, बेहतरी आएगी। फिर से कह रही हूँ, प्रोसेस स्लो होगा लेकिन डेवलपमेंट हो जाएगा। थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना। से करें, अक्लमंद लोगों के साथ चले, बेवकूफ़ लोगों की दुनिया से बाहर। अभी आपकी मम्मा कैसी बात करी, अब हम क्या कहें कि भाई आप अक्लमंद हैं, अच्छा नहीं आप बेवकूफ़ हैं ना, ऐसे। अब ये क्या है, अब मैं इस बात को कैसे लूँ? मुझे बताओ अमन, कैसे आप, क्या पूछूं मैं जाके किसी को, महविश आप अक्लमंद हैं कि क्या हैं आप, बताएं प्लीज, जवाब दें, जल्दी से आंसर दें। वो बेचारी परेशान हो गई। ओ एकदम से लॉस। कोई निशानी दे देना फिर अक्लमंद की। मैं आपको बताती हूँ, देखिए जब इस तरह का कोई इशू हो ना, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ एक जनरल रीडिंग होती है। आप जब किसी बड़े ट्रबल में हो, आपने बड़ा कोई जिंदगी का फैसला करना हो, फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो आपके बारे में इन डिटेल, फिर एक, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका टाइम ऑफ बर्थ है, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है इट्स ओके, देन इट्स अबाउट यू। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अपने बारे में पूछिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, पाइसेस से बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ उस चीज से रिलेटेड मामला चल होगा। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ये तो ऑन अ लाइटर नोट हम अक्लमंद और उसकी बात करें, अगर आप जरा विजिलेंट हो, यानी आप अपनी आंखें खुली रखें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन कितना समझदार है, कौन कितना नहीं है। पूछने की नहीं जरूरत किसी से भी। अमन, कुछ बच्चियों को मैसेज आप देना चाहोगी जो बेकर बनना चाहती हैं या इसमें आना चाहती हैं, जैसे प्रोफेशन नाउ माशाल्लाह से सब ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं? या अगर इफ़ यू फील लाइक कि आपके अंदर ये थोड़ी सी भी ये आर्टिस्टिक क्वालिटी है, अगर आपको पसंद है बेक करना, कुछ भी करना है, तो आई वुड से कि गो फॉर इट। ये ना सोचो कि मैंने इस लेवल पे पहुंचना है, उस लेवल पे पहुंचना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको फेम, सक्सेस सब कुछ मिल जाएगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। थैंक यू सो मच, जीती रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। सादिया, थैंक यू सो मच, आपसे तो मुलाकात होती रहेगी और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन और हज़रात, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, डॉक्टर फरजीन होंगी, फिर शेफ महविश की तरफ भी हमने बढ़ना है, बहुत सारी बातें ब्रेक के बाद। Weekend at
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम। जी हाँ, और पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप जो हमने वीडियो टीज़र दिया होता है प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, उसमें शामिल होकर कमेंट्स पोस्ट कर सकते हो और इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में आपके नाम शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर फर्जी है, आप उधर कहाँ देख रहे हैं? अस्सलाम मैं वालेकुम। आपको देख रही हूँ शीशे में। तो मैं सामने भी तो हूँ, कैसी हैं आप? नहीं, मैंने कहा वहाँ कैसे लग रही है? वालेकुम अस्सलाम। मैं उबला हुआ पानी पी रही हूँ पिछले एक हफ्ते से। उबला हुआ पानी क्या होता अच्छा है? हाँ, ये बेस्ट है ना, और जुबान सड़ गई तो मैंने बच्ची को You कहा, mean गरम पानी पी रही हूँ? मैंने उसको ये कहा, वो उसने प्रोग्राम देखा और वो खोलता हुआ ले आई पानी, तो मैंने कहा, वो कहती बाजी आपने टीवी पे तो आपने कहा था मैं लेके आई हूँ। अब जब मैंने पी तो जुबान सड़ गई। मैंने उसको कहा कि ये तुमने क्या किया है, उबला हुआ पानी नहीं पीना, इट हैज टू बी नीम गरम, कि बस हल्का सा जो है बिल्कुल। एक वो मैं यूं करूंगी, अगली बार ना आपको एक नई पुड़ी ला के दूंगी, आपने वो भी बीच में मिस करनी है, और उस पुड़ी के अंदर लिखा होगा ऊपर अकल। अकल, बिल्कुल ऐसा। ठीक है? नहीं, ये मेरे बच्ची को समझाएं जिसने जो ठीक है, उबला- मैं उसको फोन करके। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दैट लिटरली आप अगर रेगुलर बेसिस पे उसको स्टार्ट करें, Yes. इट आपको इतनी फ्रेशनेस फील होती है, एकदम से आपको लगता है कि Cleanses your क्लेंजेस, system. ऐसा ही है। हाँ। और सर्दियां हैं तो प्लीज मेक श्योर कि ग्रीन टी ज्यादा से ज्यादा, और ये थोड़ा सा नीम गरम, बिल्कुल हल्का सा वाला जो है पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए, राइट? That's right. Even रूम टेम्परेचर वाला भी पी सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ठंडा ना पिए। हाँ, please. बट ग्रीन टी वर्क्स, इट I वर्क्स। still see people के वो बर्फ डाल डाल के ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। हाँ, नहीं वो फिर तो खाने This के is साथ really wrong. नहीं तो क्या हो गया? नहीं यार, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, पेट का हाजमे का निजाम खराब हो जाएगा। अच्छा चले, सिर्फ हफ्ते को है बाहर खाने के साथ? कोई हफ्ता शफ्ता नहीं, बस। अच्छा चले, अब जो ये कह रही भाई माननी पड़ेगी बात, डॉक्टर फरजीन का सेगमेंट है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, डॉक्टर फरजीन इज द बेस्ट अनडाउटेडली। अच्छा डॉक्टर साहब नाउ, सो पीपल आर लविंग द टॉपिक्स बिकॉज जिस तरीके से आप बताती हैं हर सवाल का क्विक जवाब, क्विक से मुराद के आसान जबान में, ताकि लोगों को समझ आ जाए, और टिप्स भी एज ऑलवेज जिस तरह लास्ट टाइम आपने बताई। बट आज हम टिप बताएंगे एक और बड़े मजे की, वेट लॉस की, बिल्कुल सही, और हार्मोन्स को सही करने की। दैट्स बेस्ट, आई थिंक हर कोई रिलेट उसके हाँ, साथ कर हाँ, सकता है। बिल्कुल। अच्छा जी, लेकिन आज हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं, एवरीवन कैन रिलेट, प्रोसेस्ड फूड नाउ डॉक्टर साहिबा, जिसको हम सिंथेटिक फूड कहते हैं, आर्टिफिशियल फूड कहते हैं, मैं तो सादा ज़बान में कहूँगी प्रोसेस्ड फूड, जो नेचुरल नहीं है, नेचर से दूर दूर तक उसका ताल्लुक नहीं है। ज़रा थोड़ी डेफिनेशन बताइएगा, प्रोसेस्ड फूड जो है वो है क्या, और आसान ज़बान में, और किस तरीके से हमारी सेहत के ऊपर इसके मनफी असरात पड़ रहे हैं? अच्छा, आज का टॉपिक इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर डाइटिशियंस जब बात करते हैं और कहते हैं प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, और जो देख रहे होते हैं उनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर प्रोसेस्ड फूड्स क्या हैं और क्या कैटेगरी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आ जाता है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। प्रोसेस्ड फूड इज़ दैट फूड जब नेचुरल फूड को आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकालते हैं और वो अपनी हेयर चेंज कर ले, या अपनी न्यूट्रिशन चेंज कर ले, या अपनी शक्ल चेंज कर ले, वो सारी चीज़ें जो हैं दे आर पुट अंडर द हेडिंग ऑफ बीइंग प्रोसेस्ड। यानी कि आप उनको एक सर्टेन प्रोसेस से गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से, जैसे कि सपोजिटली हम एप्पल की एक लेते हैं कि एप्पल जो दरख्त पे लगा हुआ था, बाय द टाइम एक बंदे ने उसको उतारा और वो आपकी टेबल तक आया, तो वो कितने प्रोसेस से गुजरा, उसकी पैकिंग में क्या कुछ यूज हुआ, वो धोने, जब आपने धोया है तो किस पानी से धोया है, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बेसिकली तो एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड इन द सेंस कि कोई चीज़ आपके पास बिल्कुल वेजिटेबल यार्ड से निकल के तो नहीं प्लेट में आ जाती। आप बड़े लकी होंगे कि अगर, आई थिंक दोज पीपल आर वेरी लकी जो कि दरख्त से उतार के खा सकते हैं या वैसे ले सकते हैं वेजिटेबल यार्ड से। सो उसमें हमने ये देखना होता है कि एक नोवा है, एक पूरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, कैटेगराइजेशन है, जो कि सैन पोलो में ब्राज़ील में जो है उन लोगों ने इस चीज़ को बनाया था। नोवा 1, नोवा 2, नोवा 3, नोवा 4 फूड्स हैं। Okay. अच्छा, अब आसान ज़बान में वो क्या है, इसका ये मतलब है कि देखें, जैसे अभी मैंने आपको एप्पल का कहा, बिल्कुल। तो मैं कह रही हूँ कि सुंदर, यू शुड हैव समथिंग नेचुरल, तो यू विल गो फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको पकाए बगैर जैसे हम बात करें, तो इसका मतलब है कि आपने हल्का सा प्रोसेस्ड फूड यूज किया, क्योंकि वो जब तक आपकी टेबल पे आया उसको काफी और प्रोसेसेस में से गुजर गया, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन फिर भी बरकरार रही और आपके लिए अच्छी रही। ठीक है, फिर होते हैं वो वाले फूड्स जो कि कम प्रोसेसिंग में से गुजारते हैं, जैसे ये फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, जैसे और चीज़ें मसलन जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो उनको आप प्रिजर्वेटिव हल्का सा लगा के या नमक लगा के उसको हल्का सा, तो अपने जो है, जो आपका अदर साइड पे बंदा है, उसको आप जब दे देते हैं तो दैट मीन्स कि वो पैकेजिंग में आए हैं लेकिन वो हेल्दी हैं, वो नट्स हेल्दी हैं। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड, लेट्स से सेमी प्रोसेस। ठीक है,
उसके बाद होता है जो बिल्कुल ही प्रोसेस्ड होते हैं, मसलन पोटैटो क्रिस्प्स हो गए, मसलन निम्को वगैरह हो गए, मसलन और ये जो है फिजी ड्रिंक्स हो गई, फिजी ड्रिंक्स और बाकी शरबत जो बहुत सारे जो है जो हम रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आ जाती है जबकि आपके सेहत के लिए नुकसानदेह होना शुरू हो बच्चों के लिए कैसी कैसी ऐसी ड्रिंक्स आ गई हुई हैं, स्नैक्स आ गए हुए हैं विच लुक सो अट्रैक्टिव के बड़े भी उसकी तरफ जाते हैं कि लेना है, बट उसकी पता नहीं है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी आया, इट्स गुड और नॉट। प्रोसेस्ड मिल्क भी मिलता है, बिल्कुल फ्लेवर्ड मिल्क। अब दैट इज अगेन आई डोंट नो इज इट कंट्रोवर्शियल और नॉट, बट आप बता सकती हैं कि देखिए द थिंग इज दैट देयर आर लॉट ऑफ आई मीन आपने बात सही की है कि कंट्रोवर्सी बहुत चलती है इसके ऊपर कि जी डिब्बे वाला दूध या असल दूध। पहली बात तो ये है कि अगर आपको एक्सेस है असल फ्रेश मिल्क के ऊपर तो देन गेट इट, ठीक है, देन यू गेट इट। और आप उसको सेमी स्किम करना चाह रहे हैं, स्किम करना चाह रहे हैं, अगर भैंस का दूध है तो उसको 2 दफ़ा उबाले दें, और अगर आप उसको स्किम करना चाह रहे हैं तो फिर उसको 3 दफ़ा उबाला देना होता है, और आग को 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं नीचे ताकि उसके ऊपर बलाई जो है वो जम जाए, ठीक है। गाय के दूध के लिए कम बॉइलिंग रिक्वायर्ड होती है तो आप वो ले लें, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव एक्सेस कि वो उनको ताज़ा दूध मिले, तो इसलिए ऐसे में अगर आपको डिब्बे का दूध मिल रहा है तो आप उसको वो वाला अपनी चॉइस करें जिसकी शेल्फ लाइफ कम हो। बिल्कुल स्पॉट ऑन एग्जैक्टली, ये नहीं दोबारा रिपीट करें ये बात आप अपनी ताकि ये लोगों को समझ आए इसकी। मुझे लग रहा है हम कुछ त्योहार बोल जो मिल्क आ रहा है आपके पास पैस्चराइज्ड, आप उसमें से वो मिल्क का प्रोडक्ट लें जो 1-2 दिनों में अभी फारिग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। दैट मीन्स कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स कम डाले हुए हैं, और जो आप कह रही हो कि बच्चों के लिए शुगर डाल के और डिफरेंट फ्लेवर्स डाल के करते हैं, तो दैट इज नॉट अ हेल्दी ड्रिंक। बिल्कुल, मिल्क इन इटसेल्फ इज हेल्दी बिकॉज ओके स्ट्रॉबेरी एसेंस इज ओके, वनीला एसेंस इज ओके, बट देन शुगर इन इट इज नॉट ओके। ठीक है, वर्ल्ड ओवर पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि शुगर और सॉल्ट को कम करें। शुगर को कहते हैं कि आप प्लीज इवन इसको फार्मेसी पे बेचें क्योंकि इट्स लाइक अ केमिकल, द वाइट पॉइजन इसको कहा जाता है, ठीक है, वाइट पॉइजन। सो इफ यू कैन गेट एक्सेस टू दूध जो कि डिब्बे वाला है, फिर अपनी चॉइस वो रखें या जो फ्रेश रहे 1-2 दिनों तक। अब डॉक्टर साहब चाय है, अब शेफ महविश ने ये बहुत अच्छी बनाई है बादाम वाली चाय, अब इसमें खालिस दूध डाला हुआ है एंड ऑब्वियसली बादाम का इस्तेमाल किया, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, फ्रेश। अब टी वाइटनर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, अभी मुझे समझ नहीं आती है ऐसी चाय जिसमें नकली दूध हो तो वो चाय तो ना हुई, फिर टी वाइटनर होता क्या है एंड इज इट लाइक ओके टू हैव इट कैजुअली या बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, इसका जरा बताइए। आई पर्सनली फील के बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर चूंकि इट एक्चुअली मेक्स योर टी वेरी पैलेटेबल और बड़े मज़े की बन जाती है, तो आप उसे कभी कभी अपने लिए ट्रीट के तौर पे यूज कर सकते हैं, जैसे कॉफी मेट भी होता है। तो दिस इज नॉट मिल्क, ओके, सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि आप इसको मिल्क ना समझें, यानी दूध वाली एनर्जी नहीं उसमें जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इनफैक्ट जब वो चाय में चीज पड़ गई तो उसकी सिमुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी कंपेयर टू मिल्क जो आप वैसे लेंगे दही की फॉर्म में या चीज की फॉर्म में। उस तरह तो सुंदर सेमी प्रोसेस में तो चीज भी आ जाता है, जैसे हम चीज जो बाजार से लेते हैं वो आप वैसे तो ले रहे हो कि आपने डेयरी प्रोडक्ट लिया है, लेकिन वो थोड़े प्रोसेसिंग में से गुजरा है ना, तो दैट मींस that piece of cheese is processed but still healthy for you to eat। बिल्कुल सही। So ये जो अभी आपने कहा है कि ingredients labels are very important, उसमें आपने अब क्या चीज़ें नाजरीन को हम बताएंगे देखनी है। जब आप कोई भी चीज़ लेने जाएं और आप उसके डिब्बे के पीछे वो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, तो आपने उसमें देखना है कि उसमें सॉल्ट का ना हो, उसमें कॉर्न स्टार्च ना हो, मेपल सिरप ना हो, कॉर्न शुगर ना हो, उसके अंदर वैसे शुगर ना हो, क्योंकि अब आजकल 2018 से मेरे ख्याल में इन लोगों ने शुरू किया था कि थोड़ी सी शुगर भी अगर लिख दें तो डाल दें तो कोई इससे हर्ज नहीं। Okay. सो यू नीड टू चेक दोज थिंग्स कि ये प्रिजर्वेटिव्स ना हो और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स ना हो, आर्टिफिशियल कलर ना हो, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर का भी आपने सुना है कि एक पूरा था कि कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। इवन जो हम जर्दों के अंदर भी और रंग डालते हैं, दैट्स नॉट राइट, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो ये वाली चीज जो है ये पढ़ें, ये लाजमी है। और MSG जो कि जिसको हम कहते हैं चाइनीज सॉल्ट, जो कि बड़ा अजीनोमोटो बड़ा मशहूर है, उसको अब एज अ टेस्ट एनहांसर कहते हैं ये लोग लिखते हैं, बाय द वे, क्योंकि एक हमने प्रोग्राम पहले किया था सुंदर आपके साथ, अगर आपको याद हो, MSG के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही उसमें ये था कि ये आपकी ब्रेन की
जो नर्व्स हैं उनको एक्साइट करता है, और जितना एक्साइट करता है फिर आपको फ्लेवर आता है उस चीज़ का ज़्यादा। तभी तो घर का खाना जो है वो इतना मज़ेदार नहीं होता और बच्चे फिर बाहर से इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ में MSG ऑलमोस्ट डाली जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये प्रोसेस्ड फूड है, मैंने ये देखा है इससे मोटापा ज़्यादा होता है बच्चियों में। मुझे लग रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से मुंह पे बाल, और बगैर वजह के। वरना मुझे ये याद पड़ता है, हम अगर अपने अम्माओं के दौर की बात करें, नानी दादियों की दौर की बात करें, तो एक तो इतनी वो ओबीस भी नहीं होती थी, दूसरा मुंह स्किन साफ होती थी, पिंपल्स का इतना मसला नहीं होता था, बालों का मसला मुंह पे नहीं होता था। जो अब मुझे ऐसे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली हमारी बच्चियों को ज़्यादा फेशियल हेयर की भी प्रॉब्लम होते हैं, इम्बैलेंस हार्मोनल। You are so right and I'm so glad that you also brought this up, क्योंकि जब हम प्रोसेस्ड फूड्स अक्सर कॉलेजेस वगैरह में देखा जाता है कि बच्चे, इवन माएँ भी जो है लंच बॉक्स पे नहीं इतनी तवज्जो दे रही, जो कि मेरी उनसे इल्तिजा है कि प्लीज़ दें, जो देते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं करती हूँ तारीफ है, आप अच्छे बच्चे, मैं सुबह 5 बजे मैंने उठ के आपकी आंखों में झांक लिया था कि आपकी तारीफ करनी है। ये मेरी हो रही है, कोई क्लैप अच्छा चलें बाद में। अच्छा मैं कर देती हूँ। ठीक, अच्छा जी। तो आप अगर तवज्जो दे रही हो अपनी बेटी के ऊपर या बच्चे के ऊपर, तो दैट इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड एंड इवन योर ओन हेल्थ। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग ये क्रिस्प्स वगैरह दे दिए, टक शॉप्स पे भी यही मिल रहा है। माई अपील टू एवरीवन इज कि प्लीज़ घर से खाना दें और अच्छा बनाएं उसको। इतना वही जो हम उदास अंडे की बात करते हैं, वो भी उस उदास अंडे की भी, हाँ, उस तरह के उदास लंचेस मत दें। मेक देम पैलेटेबल एंड अट्रैक्टिव टू ईट। बिल्कुल। दिस इज अ होल साइंस। वेस्ट के अंदर अब जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि किस तरह हम खाने को खूबसूरत बनाएं कि हमारे बच्चे घर के खाने को तरजीह दें उस वाले खाने के ऊपर। बल्कि मैं इसमें महविश को भी लूप में लेना चाहूँगी। महविश, बच्चों के लिए भी हम मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर प्रेजेंटेबल लंच बॉक्सेस लाके, बहुत अच्छा ताकि आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। बल्कि हम लंच बॉक्सेस लाएंगे जो स्टैंडर्ड होते हैं, और उसमें आप बताओ कैसे। बिल्कुल, इंशाल्लाह वो फ्यूचर में हम ऐसे करेंगे और उसमें ऐसे हेल्दी फूड का इस्तेमाल करेंगे जो कि बच्चों को एक तो उनकी सेहत भी बिल्कुल ख़राब ना हो, और दूसरा ये है कि माओं को तसल्ली रहेगी कि वो हेल्दी फूड खा रहे हैं, है ना। और कितने आइडियाज हो सकते हैं। आप सॉसेज स्टिक्स, सॉसेजेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, घर में नगेट्स बन सकते हैं, मिनी बर्गर्स, फ्राइज बन सकते हैं, लेकिन वो भी घर के अगर बने तो गुड है, बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जी। आप सॉरी कुछ कह रहे मैं कह रही थी कि जैसे फ्लैक्स सीड ही है, इतनी खास किस्म की गुज़ा है कि ये जो अलसी के बीज होते हैं, इनको पीस के पाउडर फॉर्म में आप बच्चों के लंच के ऊपर डाल रहे हो, डिजर्ट्स के ऊपर डाल रहे हो, इतना प्रॉब्लम नहीं है, पता लगता नहीं है। कई दफ़ा टेस्ट मास्क हो जाता है। आप इवन सैंडविच के अंदर डाल के दे दो तो द किड विल ईट इट एंड इट्स सो गुड फॉर द ब्रेन। ओमेगा 3 ओमेगा 6 की, और वो 4 तिल होते हैं। देखिए 4 तिलों को एंगेज कीजिए प्लीज अपनी लाइफ में। आजकल हैंडफुल ऑफ ड्राइड नट्स हैं, वो भी नहीं हम देते बच्चों को। नहीं, और वो जरूरी हैं। हाँ, वो जरूरी हैं। वो मस्ट है। आप सांस लेते हैं, सांस लेना जरूरी है। उसी तरह आप समझ लें। आप कहेंगे ये कैसी बातें करी, बट आप समझें। यानी मैं इसकी शिद्दत बताना चाहती हूँ कि हैंडफुल यानी आपकी जितना है उतना आप, हाँ, समझ आए ना, लोग फिर सीरियस नहीं लेते हैं बात को। बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्विकली बिफोर वी वाइंड अप द एंड देन टिप्स भी आपने देनी है। ऑयल की अगर हम बात करें, खाना पकाना। ओके, सो ऑयल का भी यही है कि हमें एनिमल फैट से दूर रहना चाहिए, वेजिटेबल फैट्स को एंगेज करना चाहिए। और उसमें जो वर्जिन जो ऑयल्स होते हैं ना, दे आर यूज्ड फॉर सैलेड्स। ठीक है। लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है ना, अगर आप अब सर्टन मेक्स होते हैं जो बड़ा अच्छा ऑयल बनाते हैं, जो कि आपके लिए स्टर फ्राइंग के लिए अच्छा हो जाता है। एक दफ़ा ऑयल यूज़ कर लें, फिर उसको फेंक दें, फिर बार बार उसके अंदर रीफ्लाइंग ना करें। ट्रांस फैट्स जो हैं, दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स जो कि लोगों को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स करा रही है, कि वही ऑयल हम यूज़ करी जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी डेट्रीमेंटल बात होती है कि जो लोग जिस तरह रमज़ान में वो एक ही कढ़ाई है उसको एंगेज किए जाते हैं। प्लीज, और उसके अंदर मैं सॉरी इंटरप्ट बात कर रही हूँ, उसमें वो जो काले जर्रे रह जाते हैं उनको निकालना होता है। प्लीज, वो जहर है। यस, इट इज पॉइजन। आपको उसको साफ करना, तो उस कढ़ाई को सिर्फ साल में एक दफा नहीं साफ करना, मेरे तो ख्याल में मैं भी आप रोजाना। एग्जैक्टली। और आपकी जो भी आप जो बना रहे हैं ना, वो भी बहुत फ्रेश और अच्छा बनेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। तो ले लो। हाँ, मैं वो टिप की तरफ आ रही थी। मैं लिंक बना रही थी। ऐसे इतनी जोर का थैंक यू शिद्दत वाला कह रही थी, मुझे लगा कि जाने दे। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैंने थैंक यू की बात कहना था। प्लीज टिप बताइए। अच्छा, अब हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे। ठीक है। सो खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी आपने अभी बताया कि काफ़ी मोटापा भी उनमें से एक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप मेथी दाना लें और कलवंजी लें। कलवंजी के आपको 2 चम्मच चाहिए और मेथी दाने के आपको 4 चम्मच चाहिए। उसको आप यकजा करके ग्राइंड कर लें।
उसके अंदर एक और चीज़ आपने शामिल करनी है विच इज़ जिंजर पाउडर। सो आप अगर बाजार से आपको सूंठ मिल जाए, सूंठ इट्स कॉल्ड, वो जिंजर का जो सूखा हुआ वो होता है, सो यू कैन क्रश इट और उससे पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा। वो भी आप उसके 2 चमचे उसके अंदर मिला दें, ठीक है। सो 2 चम्मच कलवंजी, 2 चम्मच जिंजर पाउडर, 4 चम्मच हमने लिए मेथी दाने के, उन सबको क्रश करके हमने यकजा कर लिया और उसका हमने 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून जो है वो सुबह लेना है अदरक के कावे के साथ। ओके, ठीक है। और दैट इज इंशाल्लाह गोइंग टू, ये कोशिश करो कि हर मील के बाद और ये मुझे लगता है हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। मेथी दाना इज नोन टू क्योर नहीं, लेट्स से एड एज एन एडजंक्ट टू अ लॉट ऑफ मेडिकेशन जो कि दी जाती है। सो ये ना समझे कि दवाइयों के नेमल बदल हैं, प्लीज ये समझे कि ये ऐसी चीजें जो हेल्प आउट नेचुरली होलिस्टिकली आपको करेंगी। बिल्कुल सही, दवाइयाँ अपनी जगह वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये कि ये चीजें नेचुरली आपको बिल्कुल इन्फ्यूज अपने में करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। और ख़वातीन नौज़ात एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो हमारे कुछ और नए मेहमान हमारे साथ होंगे। स्टे ट्यून्ड। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक से वापस हम आ चुके हैं। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ कराने से पहले भाई आप लोगों के नाम शामिल करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं उमर भट्टी, शफीक कैसरानी, शहजाद अरशद, जुनेद, तजम्मुल हुसैन, शोएब बी, सोनू नायाब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। कमेंट्स दे के प्रोग्राम की तारीफ करें। थैंक यू सो मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं चाहिए और साथ ही साथ आप कमेंट्स इसी तरह पोस्ट कर सकते हैं। अगले सेगमेंट में और नाम भी शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, नाउ ख़वातीन और हज़रात, हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, हम नेचुरल नज़ारों की बात करें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और किस किस तरीके से अल्लाह ताला ने अपनी इनायत करम किया पाकिस्तान पे कि हम जब देखते हैं कि पाकिस्तान के हर एक शोबे में लोगों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और क्लासिकल मौसीकी की जब हम बात करते हैं तो क्लासिकल मौसीकी के चंद ऐसे बड़े बड़े घराने जिनके चश्मो चिराग, भाई मैं तो ये बोलूँगी, जिनके चश्मो चिराग जो अपने आबाओ अजदाद और बड़ों की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ते हैं और अपनी इनफरादी पहचान बनाते हैं। सो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और पटियाला घराना इतना बड़ा घराना कि उसके तो हर एक हम मेंबर की बात करें, फ़र्द की बात करें, तो हर एक फ़र्द जो है एक ख़ास जगह आप लोगों के दिल में रखता है अपनी आला तालीम और तरबियत की वजह से। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितने ये घराने हैं, जितने भी यानी घराने, उन घरानों में तरबियत के ऊपर बच्चों की बहुत ज़ोर दिया जाता है और वो तरबियत फिर बोलती है सर चढ़ के, माशाल्लाह। सो हमारे साथ जो हमारी पहली मेहमान शख्सियत है, उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक खान साहब, आपका नाम ही काफ़ी है। अभी मुझे ये कार्ड्स, ये जुल्म है ना पूरी दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं, अपने घराने का, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ से आपको नवाजा है, लेकिन साथ ही साथ वो जो तरबियत वाली बात है ना, वो भी आप पे और आपके जितने भी घराने के हर एक फ़र्द है उस पे बैठती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जो नीचे देख रहे हैं, लेकिन अब मैं कहूँगी इनको कि शामिर को के ऊपर देखें। और शामिर जो हैं, अभी मैंने इनसे इनकी एज नहीं पूछी, जब ये आए तो माइक लग रहा था, मैंने कहा फिर सो खान साहब के साहबजादे हैं। खान साहब आप तारुफ अपने बेटे का खुद करवाएं। ये जी मेरा बेटा है शामिर रुस्तम फ़तेह अली ख़ान, इसका नाम है। और माशाल्लाह एचसोनियन है, माशाल्लाह, मैं ओल्ड रावियन हूँ वेरी और बहुत अच्छा गा रहा है। और मेरी तो कोशिश है कि ये अच्छा गाए और मैं पूरी कौम से बल्कि ये इल्तमास करूँगा कि आप अब हमारे इस सिंगर के लिए, इस बच्चे के लिए दुआ करें कि ये भी हम लोगों जैसे हमारे बुजुर्गों की तरह जो है ना अपने मुल्क का नाम रोशन करे, अपने घराने का नाम रोशन आमीन। करे। और नई नस्ल है भाई, ये पटियाला घराने की अब नेक्स्ट जनरेशन में। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शामिर आप कौन सी क्लास में? अब मैं क्लास ही कहूँगी ना मैं जी LLB कर रहा हूँ। ओह अच्छा, हाँ जी, अब अपने बड़े हो third year गए। में हूँ। हाँ जी, काफ़ी काफ़ी अच्छा। वैसे अगर आप कहें ना कि मैं 9th 10th में हूँ तो मैं मान जाऊँगी।
अच्छा, मैं सच कह रही हूँ। मैं थैंक यू, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आई टेक इट। यू शुड टेक इट एंड आई एम बीइंग वेरी सीरियस माशाल्लाह। नहीं, आपसे आपके काम के हवाले से भी बात करेंगे। माशाल्लाह आप फैमिली की लेगेसी को आगे लेकर बढ़े हो। साथ ही साथ ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है कि हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की ये रिवायत रही है और ट्रेडिशन है, उस रिवायत का पास रखते हुए वीकेंड एट होम में हम जो हमारी यंगस्टर्स हैं जो मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, जो कुछ अनोखा काम तो नहीं लेकिन अपने अंदाज में एक मुनफरिद काम कर रहे हैं, उनको हम ज़रूर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी हमारे पास एक यंगस्टर मौजूद हैं और स्कल्पचर्स बनाती हैं ये माशाल्लाह से, और यूएसए की शिकागो यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। हमारे साथ मौजूद है रिफत शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर आने का, बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अगर मुझे कभी कुछ किसी जगह बिठाना चाहेगा तो मुझे पाकिस्तान का वो कर्ज वापस अदा करना है। बिल्कुल सही, और आप बहुत अच्छा काम इसलिए कर रहे हो कि बड़ा मुश्किल काम है। स्कल्पचर्स बनाना मजाक नहीं है। और अभी मैं आपकी फिर तारुफ तो नहीं, मैं फिर सवालात में पूछूंगी कि आपने बड़े बड़ी जगहों पे स्कल्पचर्स बनाए हैं, अमेजिंग काम आप कर रहे हो। साथ ही साथ एक और नौजवान भाई, हमारे एक और नौजवान हैं, और हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कल्चर की बात करें ख़वातीन हज़रात, तो इस कल्चर को एक प्रिजर्व करके रखना, हमारी जो हेरिटेज है उसको पूरी दुनिया में दिखाना कि पाकिस्तान की क्या हेरिटेज है, कितनी खूबसूरत कल्चर है, उस हवाले से ये जो है यंगस्टर हमारे काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप मोहसिन? मैं बिल्कुल ठीक। मोहसिन, आपकी उम्र में तो ज़्यादातर नौजवान कॉन्सर्ट्स पे, सिनेमाज में मूवी देखने जा रहे होते हैं। ये आपने क्या काम, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ये मैं खुद भी रियलाइज़ करता हूँ, और मैंने पिछले 6-7 साल से फिल्म्स नहीं देखी, कॉन्सर्ट्स पे नहीं गया, सो अब मैंने वो चीज़ें स्टार्ट की हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि आप मुझे लगा लाहौर, कि हाँ, आप लाहौर विरसा के, आपका क्या है, मुझे थोड़ा सा। आई एम द फाउंडर ऑफ लाहौर विरसा। उससे पहले मैं सोसाइटी फॉर लिविंग हेरिटेज, मैंने मैं उसका को फाउंडर था। मेरे साथ डॉक्टर नीलोफर मेहंदी थी, तो वो हमने किया। और अब लाहौर विरसा और एक मेरा स्टार्टअप है आर्ट रतन। ये 3 चीज़ों को मैं लेके चल रहा हूँ। बड़े मुश्किल काम है भाई, इतनी से नन्हे से आप हैं, अभी आपके हम खाना भी खिलाएंगे। बिल्कुल सही। खान साहब नाओ जी सर। सो खान साहब, ये जो घराना है, घराने का नाम ही काफ़ी है, पूरी दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं। अब ये सवाल शायद हो सकता है पहले भी लोगों ने आपसे पूछा हो, लेकिन मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स के लिए, कि जब घराने का नाम हो, बड़े बुज़ुर्गों का एक अपना एक इनफरादी तौर पे पहचान हो, तो बड़ी जिम्मेदारी भी साथ साथ हो जाती है। वो जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपनी अलग एक पहचान बनाना, ये कितना मुश्किल सफ़र रहा? ये जी बहुत ही मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर अगर आपके पीछे एक बड़ा नाम हो। तो लोग ये समझते हैं कि अगर बड़ा नाम है तो उसके लिए आना जाना बड़ा आसान होता है। उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रांग होती है, बड़ी होती है। तो उसको भी उतना ही काम करना पड़ता है, उससे ज़्यादा मुश्किल काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है कि वो अपने घराने का, अपनी फैमिली का नाम जो है ना वो खड़ा कर सके अपने तौर पर। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये कोई आसान नहीं है। हाँ साहब, जो मैंने ये एक चीज़ नोट की है, एंड देन आप देन करेक्ट मी, जितने बड़े घराने क्लासिकल मौसीकी की बात करें तो उसमें तालीम और तरबियत दोनों पे तवज्जो दी जाती है। तरबियत, और तरबियत के अंदर शख्सियत में वो ठहराव, छोटी उम्र के बच्चों में भी, जिस तरह अगर मैं शामिर की बात करूं तो एक मासूमियत भी नज़र आएगी, साथ में एक प्योरिटी, काम के साथ डेडिकेशन, और एक बैलेंस पर्सनैलिटी नज़र आती है। ये वो तरबियत और वो जो ट्रेनिंग है उसका नतीजा होता है कि ये जो छोटी उम्र के अंदर अब बच्चों की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है, उसकी वजह से वो ठहराव आ जाता है बच्चों में। जी बहुत ज़रूरी होती है कि जो घर की जो तरबियत होती है ये बड़ी काउंट करती है पूरी लाइफ में। तो पहली जो दरसगाह होती है वो तो अपना घर होता है, उसके माँ बाप होते हैं, और उसके बाद फिर वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो फिर वो जितने अच्छे होंगे उतना ही उनको वहाँ पर ग्रूमिंग जो है ना वो उसका मौका मिलता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैं ख़ुद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा था, और उसके बाद इसको जो है ना HSN से जो है पढ़ाया, उसके बाद ये बाहर चला गया पढ़ने के लिए। तो तरबियत इसकी जो है ना वो बहुत अच्छी हुई है। दादा दादी भी जो है ना इसके ऊपर बड़ी उन्होंने तवज्जो दी थी, और फिर मैं और मेरी वाइफ जो है ना वो भी इस पर तवज्जो दे रहे हैं। दोनों बच्चे, एक मेरी बेटी है, एक बेटा है। तो बड़े हैं कि छोटे हैं? ये बड़ा है। अच्छा। बेटी छोटी है। इनका रोब है आपका घर में शामिर के नहीं है? इसका छोटी के ऊपर बहुत खामोशी ने सब कुछ बता दिया है। रोब सिर्फ अम्मा का है। अरे रोब सही है, वेरी गुड वेरी गुड। अब्बा पे भी रोब अम्मा का चलता है?
मैं समझी कहने लगे in some बहन का cases. रोप है। इन सम केसेस इन सब चलना चाहिए थोड़ा बहुत तो भी। और छोटी बहन का रोप सिर्फ वहाँ है जहाँ पे पापा को एक आवाज देनी होती वही तो कह रही हूँ, छोटी बहन का रोप होता है। असल में जो बेटियां होती है ना, उनका जो बाप के साथ रिश्ता है बड़ा खूबसूरत होता है, और बाप डरते हैं बेटियों से, लिटरली एक वो होता है कि अगर बेटी ने कह दिया तो फिर बाप ने वो बात सुननी है। मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा लगाव इसलिए भी है कि उसके हाथ पाँव, उसका चेहरा जो है वो मेरी मदर से बहुत मिलता है। तो वो जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे अपनी मदर जो है ना वो याद आती हैं। तो शी वाज डाइड इन 2017। तो अब्बू और अम्मा का दोनों का इंतकाल जो है ना वो एक ही साल में हुआ था, 6 महीने के गैप से। तो फिर वो बेटी को जब देखता हूँ तो फिर मुझे माँ याद आती है, तो फिर मुझे और ज़्यादा उससे जो है वो लगाव होता है। फिर तो बात ही वहाँ पे तो जब माँ की बात करें तो जिक्र माँ का छिड़े तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और माँ उम्र के किसी हिस्से में भी आप हो, माँ का जिक्र आंखें नम हो जाती हैं जी हाँ, हर टाइम भी वो याद रहती हैं मुझे। और फिर माँ की वो, हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात कर रहे थे कि फिर माँ की वो नसीहतें याद आती हैं। बचपन में माँ अगर किसी बात पे रोके तो बच्चे को शायद गुस्सा भी आता है, माँ क्यों रोक रही है, लेकिन फिर एक उम्र के हिस्से में आके वो बच्चा रियलाइज़ करता है कि वो सही कहती थी माँ। और आप क्यों नहीं रोकती? उसके बाद अब इस पे दिल बात आ करता है जाती कि है कोई कि आप रोकने क्यों वाला नहीं हो। रोकती? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। शामिर, सो पटियाला घराना जी। नाउ, अब अगर हम आपकी देखते हैं एक ओवरऑल सारा, तो पढ़ाई पे भी आपने तवज्जो दी, प्रोफेशनली इक्विप्ड हो माशाल्लाह से, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। साथ साथ तरबियत भी, घराने का भी नाम, जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अब जब आप परफॉर्म भी कर रहे होते हो कि भी घराने का नाम है साथ साथ। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, जब कॉलेज लाइफ में परफॉर्म करना शुरू किया, पता चला स्टेज क्या होता है, माइक क्या होता है, गाते किस तरह हैं, क्या करना है, तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी होती थी वो ये होती थी कि सिर्फ मेरा नाम लिखा जाए। अगर क्यू शीट है तो उसके ऊपर नाम सिर्फ शामिर लिखा हो। उसकी वजह क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत छोटी एज में पूरे घर ने रियलाइज़ करवा दिया था कि अगर सिर्फ तुम्हारा नाम है तो फिर लोगों को पता है एक सिंगर है, गा रहा है, ठीक है, लेकिन जब पीछे रुस्तम फ़तेह अली खान लग जाता है तो एक्सपेक्टेशंस और हो जाती हैं। फिर उसको संभालना, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना, ये सच्ची मुच्ची बहुत मुश्किल काम है। और ये रियलाइज़ आप तब करते हो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा स्टेप इन करते हो और स्टेज को फेस करते हो, जो ऑनेस्ट बात है। स्टेज को पहली बार कब फेस किया, और फिर क्या खौफ क्या था, डर क्या था, हिचकिचाहट, एहसास क्या था? स्टेज को पहली दफ़ा मैंने ऑनेस्टली बहुत लेट फेस किया। मैं बताऊँ, मैं असल में बहुत ज़्यादा स्टेज फ्राइट भी था मेरे में। स्टार्टेड लर्निंग एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में अब्बू ने बिस्मिल्लाह करवा दी थी, लेकिन डर बहुत लगता था और स्टेज पे जाता नहीं था। तो एक्चुअली ऑन स्टेज मैं पहली दफ़ा अपने ओ लेवल्स के बाद आया था। अच्छा, ओके, वेरी लेट, ठीक है, ऑनेस्टली वेरी वेरी लेट। इट्स नेवर लेट। मैं आपकी जिंदगी की हिस्से में भी, हाँ, पता नहीं क्यों ही यूज्ड टू बी वेरी शाय। ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसको जो है वो प्रेशर देना शुरू किया। पहले तो वो प्रैक्टिस तो गाने की शुरू हो गई हुई थी इसकी, लेकिन गाने में ये डरता था लोगों के सामने, जो वो स्टेज फ्राइट होता है वो मतलब वो तो बड़ा ही मतलब इट्स वेरी नेचुरल हर बंदे के लिए। अब नेचुरल हर किसी का ना, आप किसी को, अब मैं रिफत को फोर्स नहीं कर सकती, मैं मोहसिन को फोर्स नहीं, हर एक शख्स की अपनी भी एक अपना एक होती हैं हैबिट्स होती हैं। आप कैसे कह सकते हो कि भाई फोर्स करके? क्रेडिट मैं ऑनेस्टली बताऊं, पापा को नहीं जाता है। मैं कहने लगी हूँ, मैं तसल्सल में मैं समझी कि पापा को जाता है, तो अभी मैंने, पापा ने मुझे सिखाया जरूर। इसको तो आप एक्टिंग में डालें पहले तो। थैंक यू वेरी मच। नहीं, उधर से थैंक यू तैयार तो रहा। क्रेडिट गोज टू माय मॉम। अम्मा ने मुझे, पापा ने सिखाया जरूर, सारा मैंने इनसे लिया या मैंने दादाबू से लिया, लेकिन मुझे स्टेज पे धकेलने वाली मेरी अम्मा थी। मैं ये बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ये आप दुआएं ले रहे हो। मदर की हमेशा देख लें कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है ना हर जगह के ऊपर, औलाद के लिए वो हर जगह काउंट करती है, और मतलब उसका रोल जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। और माँ का रिफत नेमुल बदल ही नहीं है। आपकी भी हम जब देखते हैं तो माशाल्लाह स्कल्पचर्स बनाना, बड़े बड़े काम आपने किए हैं, दुआएं आप लेते हो माशाल्लाह से। उनकी दुआ के साथ सुबह उनके पैर छू के। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो मुझे बताओ थोड़ा सा काम के हवाले से, अब क्या काम हो रहा है, कितना मुश्किल है? अच्छा ओके, हम स्टार्ट सिंपल क्वेश्चन से करेंगे। एक मुजस्मा बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम दरकार होता है? सबसे पहले तो ये चीज़ देखना है कि उसका साइज़ कितना है। ओके। जैसे कि अगर बड़े साइज़ का तो फिर उस हिसाब से उसके लिए ज़्यादा वक्त दरकार है, छोटे का उस साइज़ का है तो फिर छोटा वक्त दरकार है। तो साइज़ के हवाले से जाएंगे हम लोग, फिर उसमें कितना हमने डिटेल वर्क करना है उस हिसाब से भी साथ में देखा जाता है। आपने आर्मी म्यूजियम में बड़े कमाल स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, एंड
वो जो बनाए स्कल्पचर्स, वो कितना टाइम उसमें दरकार जैसे कि अगर एक लाइफ साइज है, जैसे कि आप हैं, आपका मुजस्मा बनाती हूँ, तो ये मुझे कोई 1 माह लग जाएगा। 1 month। लेकिन आपको ही अगर मैं 3 गुना बड़ा कर देती हूँ, क्यों करना है मुझे, मैं इतनी काफी क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है क्या मुशामिर इतना ही ठीक है मेरे ख्याल में। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप जैसे अच्छे लोग बड़े बड़े नजर आए। थैंक यू सो मच। ये बच्ची बहुत अच्छी बच्ची, बहुत आगे इससे जाना है। मैं अभी इतना ही, हाँ अभी हिल आ जा। खैर अच्छा जी सही। तो फिर जब मैं उसको जितना साइज में बड़ा करती चल जाऊंगी, मैं उस हिसाब से उसका वक्त भी बढ़ाती चली जाऊंगी कि वक्त ज्यादा लगे। हाँ, लेकिन जब साइज बिल्कुल छोटा करते जाओ तब भी वक्त ज्यादा लगता है। उसको मिनिएचर कहेंगे? हाँ, उसको मिनिएचर कहेंगे, फिर उसमें ज्यादा वक्त लग जाता है। ठीक, जैसे हमने आपने आर्मी म्यूजियम के लिए बनाया, उसके अलावा थोड़ा सा बताइएगा और कहाँ पे इतने बड़े? मेरा पूरे पाकिस्तान में काम लग चुका है। अभी यहाँ पे अगर मैं लाहौर में ही देखूँ तो माल रोड के ऊपर जो यहाँ का लाहौर आर्ट्स काउंसिल है उसके सामने काम लगा हुआ है। और इसके अलावा कैंट एरियाज में बहुत ज़्यादा काम लगा है, क्योंकि वो एक ऐसे गैर ममनुआ वाले एरिया कहलाते हैं कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, तो इससे ज़्यादातर लोगों की अप्रोच नहीं होती, लोग देख नहीं पाते। तो रिफत मुझे बताओ, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करूँ कि फिर आप अकेले ये करती हो काम, या थोड़ी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, या आप समझती हो कि ये जिस तरह एक पेंटर है पेंटिंग करता है तो फिर उसको किसी की हेल्प नहीं दरकार होती है? नहीं, कभी मैं खुद को इस बात का क्रेडिट नहीं देना चाहूँगी कि मैं अकेले काम करती हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती है। टीम के अलावा वो लोग जिन्होंने मुझे कहा होता है कि हमने ये बनवाना है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो उनको जाता है। बिल्कुल कि जी मैडम आपसे ये काम करवाना है, फिर उनके माइंड को रीड करना, फिर उसे स्केच पे लेकर आना, फिर उनको बताना कि मैंने ये देखा है, आप ये बनवाना चाहते हैं। अगर वो अप्रूव करते हैं कि हाँ वाकई यही बनवाना चाह रहे थे, फिर उसको फिर ऑन ग्राउंड लेके आना। तो फिर ऑन ग्राउंड लाने के लिए जब इतना बड़ा मुजस्मा है तो मुझे इतनी बड़ी टीम भी अपने साथ चाहिए। बिल्कुल, और टीम की अगर आप, जाहिरी बात है टीम आपके रूल्स को फॉलो करेगी, तो आप उनको सिखाओगे। जब तक जो एक उस्ताद है, उस्ताद ही हुए आप, जब तक सिखाओगे नहीं तो तब तक कैसे शागिर्द? लेकिन उसके बावजूद अपनी टीम से कहते कि मुझे छोटा समझो। इवन अगर तुम लोगों ने कोई कैंची या प्लास उठाने कहना, मैडम उठा दें, मैं उठा कर दूंगी, लेकिन काम अच्छा कराओ। ये भी हुआ है? किसने कहा ये? सभी कहते हैं। कैंची उठवाई गई क्यों? रिफत से क्यों उठवाई गई कैंची? सभी कहते हैं शामिर क्यों उठवाई गई कैंची? सारी कहती तो फिर तो आपके पास बहुत सारी कैंचियां इकट्ठी हो जाती होंगी। उन्हीं कैंचियों को चला चला के मैं मुजस्मे बना लेती हूँ। नहीं, बट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम। अच्छा जी ना मोहसिन, काम की बात करें, आप भी बड़ा अमेजिंग काम, और ये अगर हम लॉन्ग शॉट में भी देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने काम के हवाले से आप खुद बताइएगा। अच्छा ये है कि ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, इनमें जो पुरानी चीज़ें हैं वो मेरी अपनी कलेक्शन भी है, और ये जो चमकती हुई चीज़ें हैं, जैसे ये एक गड़वी मेरे पास है, ये एक आर्ट रतन का मेरा स्टार्टअप था अंदरून शहर में। लाहौर जो था, इट्स अ कैपिटल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बिल्कुल, जो कि पिछले सदियों से आ रहा है। जैसे पटियाला घराना जब यहाँ आया तो हमारे पास मौसीकी में भी बहुत बहुत बड़े नाम आए, पार्टीशन से पहले बहुत बहुत बड़े नाम थे। तो आर्ट में भी हम मुगलों से पहले भी हमारे पास आर्ट और कल्चर के ऊपर बहुत काम था। तो ये एक काम था जो कि अब डाइंग आर्ट बन गया हुआ था पिछले 20 साल से। इसको चित्राई का काम कहते हैं। तांबे पीतल पे अंदरून शहर में आज से 20-25 साल पहले सैकड़ों की तादाद में ऐसे क्राफ्टमैन्स थे, लेकिन अब कोई 8-10 साल से ये ख़त्म होता जा रहा है। तो मैंने अपने साथ के 2 बिल्कुल सीनियर क्राफ्टमैन्स लिए। मेरा खुद एनसीए से ताल्लुक है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि मेरे साथ सारी चीज़ों में मेरे साथ को फाउंडर होते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड मिनिएचरिस्ट, उनका मिनिएचर बाहर भी जाता है। तो हमने ये किया कि उनके मिनिएचर्स को अपने बर्तनों पर डिपिक्ट करा दिया। ठीक है, सो इसके आप वो देख रही होंगी, एक सामने एक थाल पड़ा है, उस पर कितना डेलीकेट किस्म का काम ये सारा काम आपने खुद करवाया है? ये हमने खुद करवाया। ओके, एक सेकंड, अभी इधर हम फुल स्टॉप करेंगे खास साहब। ये जरा अगर देखें हम शामिर, इट इज ब्यूटीफुल, और मैं इसको पकड़ना नहीं चाह रही फिर, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल शॉर्ट। पकड़ लूं मैं? अच्छा, मुझे इशारा किया जा रहा है, कहा जा रहा है आ जाइए। उसका जग पकड़े। जाए, कौन सा जग? बहुत सारे जग हैं, आ जाएं आप, आ जाएं, कोई मसला नहीं है। ये वाला जग, ये वाला जग, ये लीजिएगा। हाँ, दिस इज, ये दैट्स मोर देन 100-year-old जग। अच्छा, एक सेकंड इधर क्लोजअप दिखाएं। अब ये है कि हम लोगों ने इसको आर्ट प्लस एंटीक बनाया। इट्स नेम इज आर्ट रतन। आर्ट रतन, आप पूछेंगे कि आर्ट रतन क्यों है, वो मैं बैठ के बता दूंगा। तो खड़े होके भी आप इधर बता दें। आर्ट रतन इसका नाम हमने इसलिए रखा कि अकबर के आपने सुना होगा कि 9 रतन बिल्कुल बिल्कुल, वो अनमोल थे, उनका ऑल्टरनेटिव नहीं था। सो हमने भी यही कहा है कि ये जो हमारा आर्ट है इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये रतन है, ये अनमोल है। सो दीज आर्ट कॉल्ड आर्ट रतन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अभी इसके हम डिटेल्स तो क्लोजअप में भी देख सकते हैं, इसको कितना टाइम लगा है बनने में? अच्छा, इसको ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग जाता है। नहीं, 1 हफ्ता बस? 1 हफ्ता बस। हाँ साहब, ये जरा क्लोजअप देखें, ये 1 हफ्ते में बन सकता है? आप इसको जरा देखें तो सही। मैं समझती हूँ कि इसलिए बन जाता है कि वो माहिर हैं और उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं। अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं, और जिंदगियां गुजारने की वजह से ऐसा होता है कि जो पहले इनका ट्रेडिशनल काम था उस पे ईरानी काम था, ये कश्मीरी काम था। हमने इसके अंदर मुगल काम का फ्यूजन खुद क्रिएट किया। ये आप जो चेहरे देख रहे हैं, ये अकबर का चेहरा है, इसमें शाहजहां का चेहरा जो है, बिल्कुल सही। अच्छा, और ये अगर हम ये भी पकड़ें, ये बड़े वाला जो है, इसको कितना टाइम लगा? इसको ऑलमोस्ट 10 दिन
इसको अच्छा 10 दिन तो बहुत कम टाइम है भाई, कहाँ और है कैमरा? इस पे जो काम हुआ है ये कश्मीरी इंस्पायर्ड काम है। इस पे जो कश्मीरी शॉल्स हमारी आती थी, ठीक। ये वो वाला सारा इस पे इसको काम है। पकड़िएगा एक साइड से मैं खवातीन हज़रात, ये देखिएगा ये देखिएगा कि ये जरा एक शॉट आप देखें, क्या बात है। और ये कितने लोगों ने मिलके इसको बनाया? 2 लोग। सिर्फ 2 लोग। तालियां हो जाए उन 2 लोगों के लिए। हमारे खवातीन हज़रात, ऐसे हुनर है लोगों के हाथ में भाई, इसकी बारीकी में देखें मैं माशाल्लाह। जब बाहर लेके जाता हूँ ध्यान अपना सामान या एग्जिबिट करने, तो वो जो लोग होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते कि ये हाथ का काम गोरे है। तो परेशान वो हो कहते जाते हैं कि ये होंगे। मशीन का काम है। और ये जो चीजें हैं ये मेरी पर्सनल कलेक्शन में से हैं। ठीक है। दीज आर द ओल्ड सुरमेदानीज़। ठीक है। मेरे पास सुरमेदानी की इसमें कोई 500 साल है, ये हमारे सेट पे अच्छी लग रही है, ये तो इधर ही रहेगी। अब बाकी हम बाद में बात करेंगे। नहीं बट माशाल्लाह लेकिन बहुत एक टेक्निकल सवाल मैं करना चाहता हूँ कि अगर इस आर्ट को 2 लोग जो है ना वो कर रहे हैं काम इसके ऊपर, जी। तो हर बंदे का जहन फर्क होता है, उसका स्टाइल फर्क होता है, उसका हाथ फर्क होता है। एक उसमें जो होता है उसका सुपरवाइजर होता है या मेन आर्टिस्ट होता है, दूसरा उसको असिस्ट कर रहा होता है। तो मेन उसी की कलम के पीछे वो अपनी कलम चला रहा होता है दूसरा। और इस पे बदकिस्मती ये है कि उन 2 आर्टिस्ट ने इसके बाद नई जनरेशन ने ये काम नहीं सीखा। सही। तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब तक वो आर्टिस्ट मेरे साथ जिंदा हैं या जब तक वो काम कर रहे हैं, उनके बाद ये काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और ये इससे इंस्पिरेशन और यंगस्टर्स को कितनी मिलेगी। मजीद इस हवाले से भी बात करेंगे। खान साहब, अब आप मौजूद हैं तो फिर एक पहली परफॉर्मेंस हो जाए। जी ज़रूर। कोई सूफियाना आज, कलाम। एक सूफ़ी सॉन्ग मेरा आ रहा है, उसका वीडियो भी आ रहा है, वो आज आपको सुनाते हैं प्लीज इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियों में खवातीन और हज़रात। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन और हज़रात। और ब्रेक के बाद हम मैविश के सेगमेंट में आ चुके हैं और ये किचन भाई ये इनकी डोमेन है। ये जितने शेफ्स आते हैं ये उनकी डोमेन है, हम नहीं इस डोमेन में बोल सकते। वेल डन। बादाम का जो चाय हमने पी है बहुत मज़े की, डॉक्टर फरजीन को हमने पिलाई और मैंने पी, बहुत अमेजिंग, वेल डन। अब आप ये बताएं जो ये मीठा सर्व किया इसकी क्या रेसिपी है? इसकी रेसिपी है, ये है पाइनएप्पल डिज़र्ट है। इसमें सिंपल मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, ठीक है। इसमें फ्रेश क्रीम है, इसमें शुगर है, इसमें वनीला कस्टर्ड है, साथ में इसमें मैंने पाइनएप्पल्स के जो चंक्स हैं वो लिए हैं। बेस्ट है, मोटापे का हर चीज सामान मिलेगा। नहीं, कभी कभी होना चाहिए, मतलब हाँ, वीक में 1 टाइम तो आप कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, और उसी के साथ मैंने इसमें जो जेली को भी सर्व किया वो भी पाइनएप्पल है। looks nice. तो ये टोटल हमारा जो है पाइनएप्पल डिज़र्ट है। बिल्कुल सही। और उसी के साथ हमारी जो मलाई बोटी हांडी है वो भी तैयार है। अच्छा, अब मुझे पहले चाय बताएं, बादाम की चाय कैसे बनाई ताकि बिल्कुल। लोगों को समझ आ सके कि किस तरह बनानी है। बिल्कुल, मैंने उसमें लिए तकरीबन 100 ग्राम मैंने बादाम लिए 4 कप के लिए। उसमें मैंने इलायची ली, उसमें मैंने सौंफ ली और उसी को मैंने पत्ती ली और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया पानी के साथ। उसमें मैंने आप गुड़ भी डाल सकते हैं, मैंने शुगर डाली थी। तो उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप फ्रेश मिल्क में डालें, उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने पकाना है। उसके बाद स्टेन करके आपने सर्व कर देनी है। बिल्कुल ठीक है। और वो ठीक पकाते रहें जितना हाँ हो बिल्कुल, उसको जितना ज़्यादा अच्छा पकाएंगे तो उतना ही उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैंने देखा चाय का आर्ट है, पकाएं, पकाना जरूरी है, जज्बाती हो गए चाय नहीं बनानी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, झटपट चाय नहीं बन सकती। हाँ, झटपट फिर वो ऐसी बनेगी कि पानी अलग तैर रहा होगा और पत्ती अलग तैर रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, और खीरे इन्होंने नहीं बनाए बिल्कुल भी? नहीं, वो मैंने सिर्फ सर्व किए हैं। खीरे शौकत भाई बाजार से लेके आए और हमने सिर्फ काटे। अच्छा जी, हांडी भी बता दें फिर जल्दी से। मलाई बोटी हांडी में मैंने बोनलेस चिकन लिया, पूरी आप चिकन का ले सकते हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया, इसमें मैंने 1 कप जो है फ्रेश क्रीम ली है। उसी के साथ मैंने काजू का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून और उसी के साथ नमक है, काली मिर्च है और इसमें ज़्यादा सारी हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। उसी के साथ मैंने इसको दही के अंदर पकाया है। पहले मैंने मक्खन में पकाया, उसके बाद इसमें मैंने दही ऐड किया। सारे मसाले डालने के बाद जब लास्ट में मैंने इसको, ये देखिए आपके सामने बिल्कुल डन हो गया, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च और जो प्याज है उसको क्यूब कट में करके उसको मिक्स किया और सर्व कर दिया। वेरी गुड। और शिमला मिर्च एंड में डालते हैं ताकि बिल्कुल गल ना वो जाए, ताकि खड़ी खड़ी रहे, क्रंची रहे। ये देखें, मुझे भी ऐसी बात नहीं, इजी आपने लिया, मुझे भी नहीं, कुकिंग आती है। आपको भी आती है। नहीं, बिल्कुल बट आती वेल है। डन, द प्रेजेंटेशन इज अमेजिंग खवातीनों। साथ ही साथ लेफ्ट साइड पे मुझे ग्री का फ्रिज नजर आ रहा है। ग्री के फ्रिज के हवाले से बताती चलो, बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी है, सो द कंज्यूमर हैज मोर स्पेस टू फ्रीज मोर आइटम्स। लो वोल्टेज ऑपरेशन एज लो एज 125 वॉट्स और डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें डोर अलार्म है, टर्बो, स्मार्ट एंड इको मोड है। और इको मोड हो सकता है इस्तेमाल हायर एनर्जी
एफिशिएंसी के लिए। ये ग्री के फ्रिज के हवाले से बात की। अब हम बढ़ेंगे इको स्टार के माइक्रोवेव अवन की तरफ। इको स्टार के माइक्रोवेव अवन के हवाले से बताती चलूंगी जी। कॉम्बिनेशन कुकिंग फॉर यूजिंग ग्रिल एंड माइक्रोवेव हीट बोथ एट द सेम टाइम। साथ ही साथ ऑटो कुकिंग रेसिपीज फॉर प्री डिफाइंड टाइम एंड टेम्परेचर सेटिंग फॉर कुकिंग, और चाइल्ड लॉक है, और साथ ही साथ लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स। ये हमने ग्री के इको स्टार के माइक्रोवेव अवन के बारे में बात की। अच्छा जी, अब हम जरा गैस की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच महवेश जी। खां साहब, मीठा सर्व किया गया, कैसा लगा? बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे ट्रैफल वैसे ही बहुत पसंद है। ठीक है। और तो ये बहुत ही फ़र्क उसमें पाइनएप्पल का जो है वो जो टच है बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल सही। शामिर, आपके क्या तासुरात हैं? बहुत अच्छा। मैं तो ज़्यादा असल में मैं इस तरह मीठा खाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। क्यों? बस मैंने अपनी सेहत किसी और राज से बनाई। और राज है, मुझे मीठे की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सुनना यही था, मैंने इसलिए ये सवाल में जरूरी है। मैं आपके तासुरात समझ चुका। ये बस ये समझ आ गई है। ये मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह लग रहा है। मैं है ही छोटा भाई, ऐसी तो बात ही नहीं। खां साहब, हम खाने की बात करें, मीठे की बात करें, अंदरून शहर से ताल्लुक आपका, और अंदरून शहर की तो अपनी एक खूबसूरती है। उधर आप जाएं, हर एक घर में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में एक अपनाइयत का एहसास होता है। हाँ जी, और वो अपनाइयत आपको कहीं पे भी नहीं मिलती भाई। सही बात है। तो वो जो आपका एक पूरा एक ट्रेडिशन है, और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आज भी वो रवायात कि अगर किसी की कोई तकलीफ़ के अंदर है तो हमसाया आएगा, आपकी तकलीफ़ बांटेगा, खुशियों में शरीक होते हैं, वो जो एहसासात हैं मुझे लगता है बड़े इलाकों में नहीं मिलते हमें। वो देखें, जो वॉल सिटी है ना, इसमें लाहौर की जो लाहौरी वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर आज भी जिंदा हैं। तो आज जहाँ आप कुछ खाने का सोचते हैं, कुछ मीठा हो जाए या कोई बहुत ही स्पाइसी किस्म की चीज़ें हों, तो हर तरह की वैरायटीज है ना वो अंदरून शहर में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होती है। ऐसा ही है। और बहुत ही अच्छे खाने हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है उनका। तो जो लोग वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनकी जो है ना वो जो मोहब्बत है, उनकी जो सोच है, उनका जो अपनाइयत है, वो आपको वॉल सिटी से बाहर नहीं मिलेगी। तो वॉल सिटी के अंदर ही वो चीज़ें आज भी जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहर है मुझे लगता है मोहसिन आबाद। आप इसमें मैं एक शेर सुनाता हूँ। एक शायर कहता है कि जिंदगी मिले और मिले और मिले फिर और मिले, लेकिन शर्त यही है कि वही पुराना लाहौर मिले। वाह वाह। तो लाहौर जो है वो एक अपने अंदर एक जिंदगी है। मुझे बड़ी खुशी होती है। हम लोगों ने 5 साल पहले अंदरून लाहौर पे काम शुरू किया। मेरा पटियाला घराना के बाकी लोगों से दोस्ती, वो उनका आना जाना, इस घराने को मैं देखता था कि ये इन्होंने अपना ताल्लुक अंदरून शहर भाटी से अभी भी नहीं तोड़ा। बिल्कुल सही। आज भी हम कभी ना कभी अगर भाटी में निकल जाऊं, कभी घूम रहा हो, तो मुझे पटियाला घराने का कोई ना कोई फर्द वहाँ नजर आ जाएगा। सही। तो ये इन लोगों की, इनके बड़ों की, इन लोगों की वाकई तरबियत है कि अपनी जो रूट्स हैं हमें उनको साथ लेके चलना है। बिल्कुल ये सही। अंदरून शहर हमारा कल्चरली, आप भाटी चले जाएं तो उसको चेल्सी ऑफ लाहौर कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। जैसे वहाँ पे अभी भी इतने इतने अच्छे लोग, आज से थोड़ा सा 2 डिकेड्स पीछे चले जाए तो बहुत बड़े शाहकार वहाँ रहते थे। इसी पे पीटीवी ने बड़ा अच्छा काम किया। मोहसिन जाफर साहब की प्रोडक्शन थी, उसमें मैं कोऑर्डिनेटर था। गोरी का लाहौर, जिसमें अंदरून लाहौर के कल्चर को, वहाँ के रहन सहन को दिखाया गया, मोहल्ले दिखाए गए, घरों में रहने वाले लोग थे उसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ें बाकी लोगों को भी दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में महविश की तरफ अगर हम बढ़ें, क्योंकि हम महविश को भी शामिल करेंगे कि हम खानों की बात करें तो हम अपने शेफ़ को ना जिक्र में लेके आए। महविश, हम जब अंदरून शहर की बात करते हैं और खानों की बात करते हैं, भाई वो जायके कुछ और होते हैं, वो ओरिजिनल स्पाइसेस होते हैं जो बनाए जाते हैं, वो डब्बे वाले नहीं होते स्पाइसेस। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ का जो सबसे जो स्पेशल है वो नाश्ता जो है वो बहुत मशहूर है। और उसमें अगर आप दोपहर में भी चले जाएं या 24 घंटे में किसी भी टाइम चले जाएं तो आपका जो फूड है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी रिफत, अगेन स्कल्पचर्स की हम बात करते हैं। मुझे, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि ये फील्ड इतनी वास्ट है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ इतना इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। आप क्या समझते हो, इसकी क्या वजूहात हैं? सख्त लफ्ज़ हो जाता है मज़हब, क्योंकि हमारा मज़हब बहुत जल्दी बीच में आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे अमल से हट के। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि हम यंगस्टर्स की बात करें, अब तो माशाल्लाह इतनी यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, तो मुझे इस हवाले से बताओ कि क्या अवेयरनेस क्या है। और आप थोड़ा, हम अंदरून शहर की बात करें, लोग समझ चुके हैं कि ये इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है, तो और ये अगर अलग हो जाता है। अच्छा, और अगर हम अंदरून, क्योंकि मैं इस डिबेट में मैं जाना नहीं चाहूँगी, हम अंदरून शहर की जब हम बात करते हैं और फिर हम कल्चरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए आपने क्या क्या काम किया, थोड़ा सा बताओ।
मैं अभी जो अगर प्रिजर्वेशन की तरफ चले जाएं तो मैं अभी नंदना फोर्ट जेलम उसको मैं प्रिजर्व कर रही हूँ। वहाँ पर एक म्यूज़ियम है, उसको डिज़ाइन किया अभी रिसेंटली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, इस वक्त वज़ीर आज़म इसको खुद देख रहे हैं, इमरान खान। और उसका म्यूज़ियम जो है उसके अंदर उसको डेवलप करना, उसके अंदर किस तरह की चीज़ें रखनी, किन चीज़ों को नुमायाँ करना, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो इस वक्त डीसी जेएलएम बड़ा एक्टिव है इस काम के हवाले से कि वहाँ पे जो फोर्ट है उसको प्रिजर्व करने के साथ साथ एक म्यूज़ियम भी डेवलप किया जाए और सयाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस बने। बिल्कुल सही। और टूरिज्म की बात करें तो पाकिस्तान अगेन इज़ ब्लेस्ड माशाल्लाह, और टूरिस्ट आते हैं तो हैरान हो जाते हैं। भाई पाकिस्तान के कल्चर ही की सिर्फ बात करें, लेट असाइड के फिर जो नज़ारे हैं वो तो क्या ही बात है। अच्छा खासा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इंटरनेशनली फिर करना, सो पहली दफ़ा जब रिप्रेजेंट किया डाउन बैक द मेमोरी लेन, पहली दफ़ा रिप्रेजेंट किस मुल्क में किया? हमसाया मुल्क में। अच्छा ओके। वहाँ वहाँ पे हुआ था एक साक कल्चरल फेस्टिवल फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मुझे भेजा गया था, हमारे साथ और भी टीम थी और लोगों को भी सिलेक्ट किया गया था। तो मैं था, अदनान समी खान थे और इकबाल बानो जी थी, फरीदा खानम जी थी और समीना अहमद और असलम डार साहब थे। हमारी 2 फिल्में भी गई थी, हीर रांझा भी गई थी फिल्म हमारी। तो वो बहुत बड़ा कल्चर फेस्टिवल था। उस फेस्टिवल के अंदर हमने हर तरह का जो लेके गए थे लोग, और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे, क्लासिकल सिंगर थे, लाइट गज़ल सिंगर, सारे डांसर्स भी थे, खटक डांस भी हमारा गया था। तो 144 लोगों का एक डेलीगेशन था। तो उसमें फ़र्स्ट टाइम मैं मुल्क से बाहर जाके मैंने परफॉर्म किया। बिल्कुल सही। अच्छा ये मैंने देखा है कि जितने हमारे क्लासिकल सिंगर्स हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एक तो बड़ा कमाल होता है। ये क्या क्या खास बात क्या है? क्योंकि भाई ये काम बड़ा संजीदा है, इसकी ट्रेनिंग तो होने से रही। अब मैं ये सवाल करूंगी इसकी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग तो नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये कुदरती होती है। लेकिन अब चलो 1-2 में हो, मैंने जितने क्लासिकल सिंगर्स के इंटरव्यूज़ किए मैंने तो ये पाया कि भाई सबके अंदर जो है कुछ ना कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर का एक तड़का ज़रूर होता है। उसकी वजह ये होती है कि सुर जो है वो नज़र नहीं आता, महसूस किया जाता है। इसी तरह सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो नज़र नहीं आता, महसूस किया जाता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो गाने वाले होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर का, जैसे कि लाइक अगर कोई आम आदमी है, अगर वो डिप्रेशन में जा रही है, उसे कोई चीज़ फील हो रही है, तो उसके पास इजहार का तरीका नहीं है। ये अपना इजहार अपने गाने से कर देते हैं, तो देन पीछे रह जाता है एक लाइटर पार्ट, तो ये फिर हंसते हैं। बट लेकिन ये अच्छी मजाक करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ख़वातीन हज़रात कि जब आप काम कर रहे हो कोई भी इस दुनिया में, आप किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता हो, थोड़ा सा एट ईज़ होने के लिए आपको जो है थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर इंसान में होना चाहिए। और अगर जिन लोगों में नहीं भी होता, थोड़ा बहुत हो, तो वो फिर ऐसे दोस्त होते हैं उनके कि वो एक लाइटर नोट के ऊपर माहौल ऐसा होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे फिर काम करने में एनर्जी आप में ज़्यादा आती है। देखिए क्रिएटिव काम करना होता है ना, तो उसके लिए आपके दिमाग के लिए जो है ना वो पीस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके अंदर जो है ना वो जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, अगर तो आप लड़के बैठे हुए हैं तो क्रिएटिव काम नहीं होता। आप किसी से जो है ना वो उधार लेके बैठे हुए और उसको वो सामने बंदा खड़ा है, तो वो बिल्कुल ऐसे है कि वो बकरी के सामने शेर को बांध देना। तो अब उस वक्त उसे कहा जाए कि भाई आप एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो आपने स्टैचू बनाना है, तो वो स्टैचू तो नहीं बनाएगा, तो वो उल्लू बना देगा उस टाइम पे। तो कोशिश ये होती है कि आपको ज़हनी तौर पर ना रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप रिलैक्स होते हैं तो तभी, क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि जितना आप रिलैक्स होंगे मेंटली उतना ही अच्छा जो प्रोडक्ट है वो आप क्रिएट कर सकते और हैं। इसमें मेरा ख्याल है मैं एक चीज़ ऐड करूं कि इसमें खानों का भी एक बड़ा असर बिल्कुल है। जो ऐसा ही। इंग्रेडिएंट्स जैसे जैसे सुर और राग इनके पास है, इसी तरह इंग्रेडिएंट्स भी इनके पास, रेसिपीज भी बड़ी नायाब है। तो यार, इनके इसमें कोई खान खास साहबों चीज़ की नहीं होती है, मैं नहीं बताऊं नहीं, तुम्हें, बड़े बड़े मजे वो के जी होता है बेसिक चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जी, वो एक मेन एलिमेंट है कि सील जो मुर्गा देसी घी में जो आप चीज़ें जो है ना पता नहीं ये क्या बातें हो रही है, वो समझ नहीं आ रही। घरेलू सी बातें आपस में कर रहे हैं। करेले गोश्त आप खाएं और बढ़िया गोश्त, करेले- क्या बात है, देसी घी का तड़का। आपकी सेहत से तो वैसे लगता भी नहीं होगा कि करेले गोश्त आप खाते हैं नहीं, मुझसे। मैं बिल्कुल भी डाइट कॉन्शियस नहीं हूं। देखते जरूर होंगे। मैं बहुत फूडी हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है। नहीं अच्छी माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड ये तो बड़ा अच्छा है वैसे। मेरा मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा बहुत है। ज़बरदस्त। तो मैं जुबान का बड़ा अच्छा हूँ, रसीला, और कानों का भी। मुझे कोई अच्छी चीज सुनने को मिल जाए और खाने को मिल जाए तो मैं इनकार नहीं इनको करता। भी कोई जो है ना आप बताइए कि मेटाबॉलिज्म किस तरह बढ़ाया जा सकता है, ये स्ट्रॉन्ग करें। नहीं भाई, हमने शामिर के बारे में कुछ भी सुनेंगे, क्योंकि हमने शामिर से जो है एक फरमाइश करनी है, खमाज अगर हो जाए प्लीज। जरूर, शामिर, जरूर। बहुत सारी तालियों में ख़वातीन और हज़रात।
खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन और हज़रात। और ब्रेक पे जाने से पहले भाई शामिर के लिए क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत और लाइव परफॉर्मेंस थी। मैंने तब नहीं बोला, मैंने कहा इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अमेजिंग लाइव को। फिर अब आप ना लाइव को निभा सके तो और कौन निभाएगा। अच्छा खान साहब, इंटरनेशनल टूर्स अब आपने शामिर के साथ स्टार्ट किए हैं, कितना टाइम हो चुका है, थोड़ा सा उस हवाले से भी बताइएगा। अभी जी देखें माशाल्लाह शामिर, एक तो मुझे ये खुशी है और आप सब लोगों को भी ये खुशी होनी चाहिए कि इसका आगाज़ जो है पीटीवी से आज पहली दफ़ा हो रहा है। ये पहली दफ़ा पीटीवी पे आके पहली दफ़ा गाया है और लाइव गाया है। वेरी नाइस। और इंटरनेशनली इसने जो है वो 3 मुल्कों के एंथम्स उनकी ज़बान में गाए हैं, ओके, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह के म्यूज़िक प्रोजेक्ट का जो है वो आई एम अ ट्रेंड सेटर, क्योंकि सऊदीया का, यूएई का, टर्की का जो है ना वो एंथम मैंने रीअरेंज किया पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ओह वाओ। तो बेसिकली मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को, पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को, पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स को, पाकिस्तानी टूरिज़म को और हेरिटेज को जो है ना वो हम प्रमोट करें इंटरनेशनली। अब हुआ ये कि उसके जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसके अंदर भी ख़ास तौर पर ये चीज़ें, वॉल सिटी दिखाई है उसके अंदर शाही किला दिखाया है, उसके अंदर शालामार गार्डन दिखाया है। तो अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हम उसके अंदर वीडियोस में दिखा रहे हैं और उसके अंदर पाकिस्तानी जो प्योर इंस्ट्रूमेंट्स हैं देसी, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और किसी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं ली। ओह वेरी गुड। प्योरली पाकिस्तानी VSTs, इंस्ट्रूमेंट्स के nothing. साथ मैंने सारा ये कुछ तीनों live एंथम record किए हुआ हैं। और माशाल्लाह जो टर्की वाला जो एंथम इन्होंने गाया है वो पूरे टर्की में वायरल भी हुआ है और ये इंटरनेशनल सिंगर भी बन गए हैं माशाल्लाह। तो बस दुआ है और सब लोगों से, आप लोगों से भी मैं कहता हूँ कि आप इसके लिए दुआ करें कि अपने मुल्क को नाम, मुल्क को, कौम का नाम रोशन करें, पटियाला घराने का नाम रोशन करें। बिल्कुल। और बेस्ट बात ये कि पढ़ाई भी आपने मुकम्मल की है, प्रोफेशनली आप इक्विप्ड हो, ये बड़ी अच्छी बात है। पढ़ रहे हैं आप अभी और साथ में लॉयर बन रहे हैं। हाँ जी। ओहो हो, ये तो बड़ा Lethal लीथल कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच। कई दफ़ा आर्टिस्ट को अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ता है ना, तो आई डिफेंड माय सेल्फ। कॉपीराइट्स। हाँ, कॉपीराइट्स। बिल्कुल ऐसे ही है, खासा आपने लीथल, बिल्कुल सही। अच्छा, अब्बा के साथ इंटरनेशनली परफॉर्म करके हाँ जी। कैसा लगा मुझे बताओ कि अगेन स्टेज फ्राइट तो नहीं थी? नहीं, मैं एक सिर्फ फ्राइड था, वो अब्बू वाला फ्राइड था कि बस अब्बू जो है कोई चीज़ इनको गलत ना लगे। ठीक है। मैं यूजुअली अगर कहीं पे परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे पता हो ना कि अब्बू मौजूद हैं, तो मेरी कोशिश होती है पूरी ऑडियंस की तरफ नजर घूमे, अब्बू की तरफ ना घूमे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये पता नहीं क्यों होता है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि जब अब्बू मेरे सामने बैठे होते थे, बाकी जितने मर्जी तानसेन बैठे हो उस्ताद सामने, फतेह मुझे अली कोई खान परवाह साहब। नहीं होती हाँ, उस्ताद थी। फतेह अब्बू जहाँ बैठे होते थे मुझसे नहीं गाया जाता था, मैं डर जाता, मैं आंखें बंद कर लेता था, उससे बेहतर समझता था। अच्छा, मुझे लगता है कि वो शायद रिस्पेक्ट का इतना ही कोई एलिमेंट होता है, इतनी एहतराम इतना होता है कि अगर वो अब्बा की घूरी आ गई ना तो फिर रह जाएंगे। नहीं, एक्चुअली पता है वो जो अब्बा होते हैं ना, वो उस्ताद होते हैं ना आपके, बिल्कुल। उनको पता होता है कि आप कितने पानी में हैं। ऐसा ही। तो उनको आपकी सारी कमजोरियों का और जो है ना वो अच्छाइयों का पता होता है। अच्छा, उस चीज़ की वजह से ना वो एक एलिमेंट दिमाग में बैठता है। हमारी फैमिली में हर बच्चे को कहा जाता है कि जी मारें भी पड़ी हैं, सारा कुछ है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अब्बू ने तो खैर कभी नहीं मारा, म्यूजिकल उसमें कभी नहीं मारा। शायद इसलिए भी कि मैं बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी नहीं था और पापा ने जो कहना है वही होना है, तो मुझे कभी मार नहीं पड़ी। इवन जब दादाबू के पास में सीखने जाता था तो मेरे सारे कजन्स जो है ना वो पिट रहे होते थे और मैं एक कोने के अंदर बड़े आराम से बैठ के रियाज करता रहता था, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती फिर थी। आप सुनते होंगे ना? बहुत सुना तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरी और खास तौर पे पापा की एक बहुत बड़ी हॉबी है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे तो सारे गाने 90s से पीछे होंगे। अच्छा, वेरी गुड। और उसके अंदर 70% ट्रैक्स हमारे घर के होंगे। वेरी गुड। अब आपके तो वो घराने रिपीट पे लगे रहेंगे और उनको गाना है साथ साथ कि अपने गले को रवा करो, वो चीज दोहराओ। क्लासरूम में तो नहीं कहीं गुनगुनाते हैं? कभी ऐसा हुआ हो? मुझे ऐसे लगता है शामिल। क्लासरूम में? हाँ। ओ लेवल्स का मैथमेटिक्स का एग्जाम। नहीं, अब लो जी। और मैं गुनगुना रहा हूँ। ठीक है। अल्लाह की तरफ से मेरी मैटरनल साइड से मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा रुझान रहा। तो मेरी भी मैथ्स कुछ गलती से अच्छी है जो यूजुअली नहीं होती। ठीक है। व्हाट ग्रेड डिड यू गेट? A star. I was world number 2. वाओ, यू डिडंट टेल अस बिफोर। मैथमेटिक्स में भी इसका जो है ना वो दैट्स अच्छा वर्ल्ड स्कोर है। नंबर 2 आपको। एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा जी, फिर? तो मेरा होता है कि जब व्हेन आई एम राइटिंग तो मैं कुछ गुनगुनाता रहता हूँ। ठीक है। तो पेपर 2 कैलकुलेटर की ज़रूरत और मैं कैलकुलेटर भूल गया। एंड आई डिड एवरीथिंग बाय हैंड। मैंने एक्स्ट्रा शीट्स ली और मैं इवन स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स भी सारे
हाथ से सॉल्व कर रहा हूँ। वो नहीं होते, मुझे भी याद पड़ा है, मुझे डर लगना, मुझे ख्वाब आएगा रात को, ड्रोने ख्वाब। मुझे मोहसिन साहब कह रहे हैं हाँ मुझे आएंगे ड्रोने ख्वाब रात को, मेरे भी ओ लेवल थे। और मेरे इन्विजिलेटर ने मुझे कोई 3 वार्निंग्स दे दी कि आप किसी से चीट तो नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं सर, मैं गुनगुना रहा हूँ, थोड़ा हम कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं कि कितना लंबा पेपर था, लेकिन आई वाज फ्री इन 35 मिनट्स ओह वाओ, या मे बी 40 मिनट्स विदाउट द कैलकुलेटर। विदाउट द कैलकुलेटर। अब ये जितने बच्चे हैं ख़वातीन हज़रात जो ओ लेवल्स कर रहे हैं, या जितने भी कैलकुलेटर के बगैर काम करना मैथ्स का पेपर इज बहुत डिफिकल्ट है। तो बस उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अब होता ये कि लास्ट 15 मिनट से पहले दे लेट यू गो। अब्बू ने खैर इन्विजिलेटर ने मुझे कहा कि जी आप जा नहीं सकते, आपको पहले चेकिंग देनी होगी। मैंने कहा जी किस चीज़ की? मैंने कहा आप वायर्ड हैं। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा जी मैं जेम्स बॉन्ड हूँ, मैं वायर्ड क्यों हूँगा? या मेरे पास फोन होगा, या वो जो यूजुअली लड़के कहते हैं बूटियां होती हैं, या तो मैं कोई नोट्स वगैरह लेके जा रहा हूँ तो समझ में आती है बात। अब एक मैथ्स के पेपर में मैं अपने आप को वायर करके जाऊंगा, वो मुश्किल है भाई। आई हैव बीन द सुपरवाइजर एग्जामिनेशन फॉर ओए लेवल्स, तो मुझे पता है जितने इन्विजिलेटर्स थे, हम लोग पता होता है ट्रेन किया हुआ था इन्विजिलेटर्स को कि प्रोफेशनली तो इतना आसान नहीं होता। वायर वूर वाला तो कभी भी नहीं, मेरे होते हुए तो कभी भी नहीं हुआ, वैसे सुना भी नहीं है अभी भी नहीं होता, नहीं होता कभी। बच्चों की तो जान निकली होती है भाई। बच्चे बड़े बड़े चीटर्स भी होते हैं, लेकिन वो लेवल कुछ और होता है, लेवल वो वाला नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। लेकिन माशाल्लाह दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू कि आप पढ़ाई में भी लाइक हो माशाल्लाह, वालिदैन की इज्जत करते हो, वालदा को याद रख रहे हो आप, खास तौर पे दुआएं समेट रहे हो। सो थैंक यू सो मच खान साहब, बहुत शुक्रिया। It was a pleasure having you. Thank you so much. Thank you very much. It's actually an honor being here. The last time Papa was here, मैं तो बस दुआ कर रहा था, मेरे पापा को कहा था मैंने जाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुशी है कि आज आपके साथ आज शामिर भी और जो है ना मौसम भी हैं, और ये यंग लेडी जो हैं इतना बड़ा काम कर रही हैं माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है, सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखें मैं क्योंकि म्यूज़िक से ताल्लुक़ है मेरा, कल्चर से ताल्लुक़ है, मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूँ, और ये पिछले 20-22 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने टैलेंट को प्रमोट करूँ। तो मैंने जितने आर्टिस्ट, ये जो आजकल आपके जितने भी पॉप सिंगर, रॉक सिंगर्स हैं, बहुत सारे जो हैं वो मेरे शागिर्द हैं, और मैं लोगों को सिखा रहा हूँ इस तरह के वो जो टैलेंट है वो अपना जो असल टैलेंट और उसकी जो क्वालिटी है उसको वो इंटरनेशनली शोकेस कर सके। जो मेरा काम है मैं अपने हाफ पर कर रहा हूँ। अब पता नहीं आगे जो लोग हैं इस पर काम करते हैं कि नहीं करते। नहीं, बट ये एक इंस्पिरेशन है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच। और जो आप काम कर रहे हैं, उम्दा काम कर रहे हैं, थैंक यू, और इसी तरह करते रहें, और जरूर आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में आपको बुलाएंगे और ज्यादा काम शोकेस करेंगे। डेफिनेटली, बहुत कुछ है जी बताने को और दिखाने को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रिफत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए आप काम करती हैं। थैंक यू सो मच। शेफ महविश, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अपनाइयत का, और जो आप दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच। कोशिश ये होती है हमारी कि प्रोग्रामिंग करें, और प्रोग्रामिंग करके सिर्फ हमने 2 घंटे का प्रोग्राम करना नहीं है, इंस्पायर करें। और उम्र की कोई कैद नहीं है कि हम सिर्फ यंगस्टर्स को इंस्पायर करें। आप उम्र के किसी हिस्से में भी हो, इंस्पिरेशन तो आपको किसी भी वक्त मिल सकती है, किसी भी एज में मिल सकती है। सो अगर किसी भी शख्स की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ जाए तो मैं समझती हूँ हमारी प्रोग्रामिंग करने का मकसद पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले खान साहब, लास्ट परफॉर्मेंस पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए जी जी जो ये आपने परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हमने कराई, ये किस सन में कराई थी? चलो ये सोचें। ये जी 91 में, और उस वक्त मैं स्कूल में था, तो ये पहला गाना मेरा हिट हो गया था। फिर चलो ये सोचें हम आज मिलके, और मेरे देश में तुझको चाहूँ, मैं आरफा और आरिफ लोहार, मेरे भाई सुल्तान फतेह अली खान, तो वो दूसरा गाना था जो पहला पाकिस्तान का फ्यूजन था। तो चलो ये सोचें जो है ना, ये मैंने किया था सायरा नसीम के साथ। बिल्कुल ऐसा ही ये है। पहला गाना था जो हमारा हिट हुआ था 91 में। यस। और ख़वातीन हज़रात, ये ऐसा हिट हुआ कि फिर सुपर डुपर हिट रहा और आज तक याद है। सो आप लोगों की खास फरमाइश पे, आप लोगों की फरमाइश पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक पे। बहुत सारी तालियां खास आपके लिए।